तो वो 2-2.5 साल से वॉर चल रही है, कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, बॉडी वहाँ पड़ी है, सड़ रही है, कुत्ते भी दिखा रहे हैं, पड़ी है बिल्कुल। हाँ कोई जा नहीं सकता, बना हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए लोग मरे हुए हैं। ऐसी ट्रेंचेस बनी हुई है जहाँ एक दूसरे के ऊपर पड़े लोग सड़ रहे हैं। कॉन्टेक्ट क्या था वो? आप रशियन आर्मी अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हो, रशियन में लिखा होता है सब, ठीक है, आपका इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट 1 ईयर टिकना भी बहुत बड़ी बात है। बीच में कुछ ऐसा हुआ था जो मतलब एक ऑफर था, जो क्रिमिनल्स है जो प्रिजन में है, रशियन प्रिजन में, अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम्स, उन्होंने क्या क्राइम किया, अगर वो इतना टाइम वॉर में बिता देते तो उनकी सजाएं माफ हो जाएंगी। अच्छा, बट वो माफ करने लायक होनी चाहिए। अच्छा भाजी, वॉर की बात करते हैं, कैसे पता चलता है कि दुश्मन वहां पे है? लोकेट कैसे होती हैं चीजें? आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा सोल्यूशन है ड्रोन्स से प्रॉब्लम ये है कि इससे लाइव लोकेशन पता लग जाती है। रोस्तव में हम थे, रॉकेट्स जा रहे थे हमारे ऊपर से, यूक्रेनियन रॉकेट्स और ड्रोन्स। सरगेई मेरा दोस्त वेस्ट देख के बता रहा था, जी में स्मत्री, मतलब देखो ये रॉकेट यूक्रेनियन। मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात है तो कुछ करना नहीं है, अब हम क्या करेंगे, जो करना है उसने करना। मैंने अपने ग्रुप के बंदे को बोला, यार मैं जरा वॉशरूम हो गया हूँ। उसने बोला नरस्लूश, हमारी लैंग्वेज में उसका मतलब होता है सुन लेना, ध्यान रखना, सुनना। ठीक है, मैं गया, ड्रोन की आवाज तो नहीं आई, मुझे ना ऐसे आवाज आई 3 बार, शुक शुक शुक। मैंने कहा बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर वो बाहर आया देखने के लिए, शुक, फिर मेरे को खींच के लेके गया, स्नाइपर है। Hello guys, welcome back to our channel Unfiltered by Hitakshi and Aman. I'm Hitakshi, he's Aman, and we have our guest Jatinder ji with us. He's also known as Jimmy क्योंकि इनको ये प्यारा सा नाम मिला है रशिया से जी। So थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ना कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी अमन, जो कि बहुत सारे लोग आए थे इंडिया से, 7 लोग थे स्पेसिफिकली। वो लोग गए थे रशिया में वॉर में, और उन्होंने क्लेम किया था कि उनको ज़बरदस्ती डाला गया है, वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो, उनको कैप्चर किया गया है और उनको इंडिया ने फिर गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया था और फिर वापस लेकर आए थे। और वो आपने वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल रीसर्फेस हो रही थी इंटरनेट पे बार बार। उन्हीं में से एक इंसान है जिमी, जो कि अपनी मर्जी से खुद वॉर में गए थे और जितनी बार भी वो निकाले गए उन्होंने वापस से रीजॉइन किया। ही इज़ हैविंग हिज ओन स्टोरी। इनका एक चैप्टर है जो कि पूरा वॉर से भरा हुआ है, मतलब वॉर में कैसी चीज़ें थी, इन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी एज अ इंडियन, रशिया में उनको कैसी ट्रीटमेंट मिली, वो भी एक वॉर की ड्यूरेशन में, और क्या एस्पेक्ट्स उन्होंने वहाँ से सीखे। आज हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है क्योंकि इनकी लाइफ की जो जर्नी थी वो किसी भी इंसान की जर्नी से बहुत बड़ी है, क्योंकि एक वॉर देख कर आए हैं, इतनी ज़्यादा मौतें देख कर आए हैं जिन्होंने शायद किसी ने ही नहीं देखी होगी इतनी। तो जतिंदर है इनका नाम, और कैमरा ऑफ था, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। एज अ बॉय मुझे बहुत वो चीज़ें हैं कि अपासला कहते हैं पंजाबी विच वेपन्स, तो इन्होंने जो चीज़ें बताई वेपन के बारे में कि वहाँ पे ड्रोन्स होते हैं, वहाँ पे कहीं भी वो टारगेट कर लेते हैं लोकेशंस, तो ऐसे डर वाले माहौल में एज अ ह्यूमन क्या सोचता है बंदा उस टाइम? भी इधर से गोली आ रही है, इधर से कोई बुलेट आ रही है, टैंक उड़ाया जा रहा है, मतलब फिल्मी सीन हमें लगते हैं ना, तो ये वो फेस करके आए हैं। तो सारी दिल की बातें करेंगे इनसे। तो पाजी स्वागत है आपका शो में। थैंक्स, मुझे अच्छा लगा आपने मेरे बारे में बताया, और मैं जितना एक्सपीरियंस अपने बारे में अपने शेयर कर सकूं उतना मैं करूँगा। जी। सो जितने हमारे दिल के सवाल होंगे भी हमें बहुत वो क्यूरियोसिटी होती है वेपन्स की, जैसे हम बॉर्डर पिक्चर देखते हैं सनी देओल की तो वो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, यार वैसे ही होता है क्या चीज़ें। और बात यहाँ रशिया की हो रही है, ठीक है, वहाँ की यूक्रेन के साथ वॉर जो चल रही है उसके बारे में फुल डिटेल होगी। सो और आपकी लाइफ जर्नी रहेगी इसमें कि कहाँ से शुरू किया आपने, क्यों वॉर में जाना था, क्योंकि आपने बोला आर्मी में जाना था, हाँ, पर नहीं मुझे वॉर में जाना था। जब मैंने आपसे पूछा ऑफ द कैमरा, मैंने से क्वेश्चन पूछा था कि वॉर में ही जाना था आपको, उन्होंने कहा हाँ, मैं आर्मी में नहीं जाना था, कहते नहीं मेरा इंटरेस्ट वॉर में था। सो दैट इज़ वेरी क्रेजी थिंग। तो आपको शुरू से जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। ओके भाजी, कब आपको लगा कि जैसे नॉर्मली स्कूलिंग की है आपने ना? बढ़िया। जी हाँ, मैंने हाई स्कूल किया हुआ है। ओके। और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस खोला था एक्सपोर्ट्स का। और अभी भी चल रहा है वो। ठीक है। और
उसके बाद क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ना लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में एक्शन नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं है, वॉर नहीं है। हाँ बिल्कुल। और कुछ लाइफ अगर कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाए ना तो लाइफ थोड़ी डिप्रेसिंग सी हो जाती है। मतलब लाइफ में मसाला नहीं है, छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लगती है। ओ उसने मेरा दिल दुखा दिया, ओ उसने मुझे ऐसा कह दिया। बट जब आप वॉर में जाते हो तब आपको पता लगता है कि आपकी जो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत छोटी हैं, और वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे या तो प्रॉब्लम रहेगी या फिर आप रहोगे। यहाँ से दो चीजें होती हैं। जी। हाईलाइट जो आपने देखा था बिल्कुल अलग था ना वो, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा है कि यार ये तो हंस रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है पॉडकास्ट, आगे आगे देख रहे हैं। पर स्टार्टिंग से बताओ स्टोरी, ये रशिया जाने की, रशिया वहाँ पे ज्वाइन करना आर्मी में, और कितनी वॉर्स की वहाँ पे, क्या डिफिकल्टीज आई, कौन से वेपन ट्रेनिंग, सब बताए हमें। ओके जब से वॉर शुरू हुई है ये, एक्चुअली मैं पहले तो रीजन बताना चाहूंगा जी, इसकी वॉर का रीजन क्या है। हर किसी को लगता है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, उसमें लोग मर रहे हैं, वॉर को रुक जाना चाहिए। बट एक्चुअल थिंग इज रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन के आम लोग मरे। रशिया चाहता था कि कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं यूक्रेन में जहाँ रशियन बोलने वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब के बाद पाकिस्तान है जी, और वहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग हैं जी, हम सोचते हैं कि चलो चढ़ता पंजाब थे लहंदा पंजाब, सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। यस। रशियंस का कहना था कि यूक्रेन में यूक्रेनियन चलती है, समझ आता है, बट डोनबास, ज़पोरिज़िया के कुछ हिस्से, ये जो शहर्स हैं खार्किव, खेरसोन, ओडेसा का कुछ हिस्सा जहाँ रशियन बोलने वाले लोग हैं। और जब बंटवारा हुआ यूक्रेन का तो किसी एक पॉलिटिशियन के कारण गलत तरीके से बंटवारा हुआ। कुछ ऐसे लोग थे जो रशिया को पसंद करते थे लेकिन यूक्रेन चले गए। ओके। और हुआ ये कि टाइम के साथ यूक्रेन में जो गवर्नमेंट बनी वो प्रो फैशिस्ट थी, मतलब वो हिटलर से ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और आपको पता है कि हिटलर और रशिया की पहले एक वॉर हो चुकी है सोवियत यूनियन की, वर्ल्ड वॉर 2 में। यूक्रेनियंस, सभी यूक्रेनियंस ऐसे नहीं है बट बहुत सारे यूक्रेनियंस अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को प्योर रेस, आर्यन रेस, ऐसी चीज़ें समझते हैं, और वो कम्युनिस्ट लोगों से या फिर रशियन से नफरत करते हैं। सारे नहीं हैं ऐसे, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और ये चीज़ आपको यूक्रेनियंस की वीडियोस में भी मिलेंगी यूट्यूब पे। तो रशिया का कहना था कि यार एक ऐसी गवर्नमेंट है यूक्रेन में जो सिर्फ ऐसे जो फैशिस्ट प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट कर रही है। सेम ऐसा अभी जर्मनी में भी हो रहा है, जो प्योर वाइट रेस को सपोर्ट कर रही हैं, क्या कहते हैं उसे, फार राइट ग्रुप्स हैं ऐसे जो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, और उनके कारण उन लोगों को परेशानी हो रही है यूक्रेन में जो रशियन बोलने वाले हैं, जो अपने आप को रशियन मानते हैं। वो बुजुर्ग लोग और उनके बच्चे जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद वहां रह गए जी, बट उनको वहां परेशानी हो रही है यूक्रेनियन गवर्नमेंट के कारण। तो रशिया चाहता था कि ये लोग मेरे रशिया में मिल जाएं, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी। अब जैसे 2014 का आपको पता होगा, 2014 में क्राइमिया रशिया ने ले लिया था वापसी। अब लोग इसे कहते हैं कि रशिया ने अटैक किया था, बट आपको शायद पता नहीं है 2014 में बिना एक बुलेट चलाए क्राइमिया को अंडर लिया गया था रशिया के, बिना एक बुलेट चलाए। और वो किसकी मदद से हुआ था? वहाँ के लोगों की मदद से जो चाहते थे कि हम रशिया में मिले। ओके। और मेरा एक दोस्त भी है जो क्राइमिया से है, ओके। उसने भी मुझे बताया कि रशियन आर्मी आई और उन्होंने यूक्रेनियन आर्मी को कहा आप पीछे हट जाओ, हम फाइट नहीं चाहते, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, जो यूक्रेन जो चाहते हैं कि यूक्रेन का हिस्सा रहे वो भी वोट कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि रशिया का हिस्सा रहे क्राइमिया वो भी वोट कर सकते हैं। और वोटिंग रिजल्ट थे, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक 98% कुछ था कि मुझे नंबर याद नहीं है, मे बी ये गलत है, बट ज्यादातर लोग चाहते थे कि रशिया का हिस्सा बने। ओके। और बट यूक्रेन की तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा चला कि रशिया ने देखो इसको फोर्सफुली कैप्चर किया। ओके, ओके। रशिया ने नहीं किया, रशिया ने बस अपनी आर्मी भेजी बट बिना कोई बुलेट चलाए उन्होंने वापसी लिया। और क्राइमिया के लोग चाहते थे कि वो रशिया का हिस्सा बने। और अब जो वॉर हुई थी 2020 में, जो माहौल बना जी, ये माहौल ये इस तरीके से बना, एक तो पूरे वर्ल्ड में एक तो मंदी चल रही है पैसे को, बिजनेस को लेके। यस। बहुत तनातनी है मार्केट में हर तरफ से, इकोनॉमी सबकी क्रैश हो रही है। और जो यूक्रेन है वो चाहता है कि यार मेरी इकोनॉमी ग्रो करे और मैं थोड़ा सिक्योर हो जाऊं, मुझे नेटो की मेंबरशिप मिले, मैं नेटो का हिस्सा बन जाऊं। और
मेरे जो लोग हैं यूक्रेन के लोग वो आसानी से वीज़ा लेके यूरोप जा सकें। तो ऐसा गवर्नमेंट कहती है वहाँ की यूक्रेन की। बट रीज़न ये है, ऐसा रशियंस मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, इन गवर्नमेंट को मोटे मोटे चेक्स आते हैं, पैसे आते हैं वेस्ट की कंट्रीज से। ओके। और तभी ये अपने लोगों को वेस्ट की तरफ ज़्यादा लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। फंडिंग आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और नेटो का कोई भी हिस्सा बनता है जो देश, उसके यहाँ मिलिट्री बेसिस बनते हैं और अमेरिकन भी आते हैं वहाँ पे, अमेरिकन आर्मी आती है और नेटो के दूसरे देशों की आर्मी भी आती है। तो रशिया ने कहा कि आप एक दूर बैठे देश की आर्मी को मेरे बगल में क्यों लेके आना चाह रहे हो? आप मेरे पड़ोसी देश हो यूक्रेन, और मैं आपकी कदर करता हूँ, आपकी जो सॉवरेनिटी है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप यूक्रेनियन हो, आपकी लैंग्वेज अलग है, नो प्रॉब्लम। आप डेमोक्रेटिक हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट रशियंस का कहना था आप ऐसे फॉरेन पावर्स को, वेस्टर्न पावर्स को यहाँ इन्वाइट क्यों कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, वेपन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मैं आपको देता हूँ। बट रशिया से पैसे नहीं आ रहे थे यूक्रेनियन गवर्नमेंट को। ओके। क्यों? क्योंकि वेस्ट से मोटे मोटे चेक आते हैं। ठीक है। तो फिर रशिया ने कहा कि मैं आपको ये ऐसे फॉरेन पावर्स को मेरे बगल में लाके बिठाने तो नहीं दूंगा कि आप आसानी से कभी भी मुझ पर अटैक करवा दो। तो यूक्रेन का कहना था नहीं, ये तो हमारा हक है, हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। तो उन्होंने कहा आपका जो मन है आप करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए थ्रेट पैदा करो। राइट। फिर इन्होंने थोड़ा सा, जो व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने मिलिट्री को भेजा यूक्रेन के बॉर्डर्स के पास दिखाने के लिए कि मैं अटैक कर सकता हूँ। और यूक्रेन की जो जेलेंस्की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, उनको लगता था ये सिर्फ ब्लफिंग है, ये सिर्फ बातें हैं, ये अटैक नहीं करेंगे। और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनका भी यही कहना था नहीं नहीं, ये अटैक नहीं करेंगे, ये सिर्फ बोलेंगे। लेकिन एक दिन अटैक हो गया। उन्होंने कहा कि रशियंस ने, वो प्रोवोक कर चुके थे अच्छे से रशिया को कि ये तो सिर्फ ब्लफिंग कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। एक सुपर पावर वर्ल्ड की जो सबसे टॉप आर्मी मिलिटरीज में जिसके पास है, वर्ल्ड की टॉप मिलिटरी जिसके पास है, आप उसको प्रोवोक कर रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक व्लादिमीर पुतिन, एक लीडर का कैसी इमेज बनेगी अपने लोगों के बीच में कि मेरे में हिम्मत नहीं है, इनको बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर रशियन आर्मी गई उन एरियाज में, और जब वॉर शुरू हुई तब का अगर आप मैप देखेंगे गूगल पे अवेलेबल है, क्या नाम है, जो रशियन आर्मी है वो गोस्टोमल एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी थी। ये यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसके बगल में ही है। मतलब अगर किसी देश की राजधानी में अगर फौज घुस जाए तो वॉर खत्म है। बिल्कुल। बट रशियंस ने क्या करा, बिल्कुल उनकी राजधानी में के बगल में आके कहते हैं कि अभी भी टाइम है, आप पीछे हट जाओ, आप जो ये चीजें आप मांग रहे हैं उनको बंद करो। फिर पॉलिटिकल चीजें कुछ ऐसी हुई, यूक्रेन ने थोड़ा ऐसा दिखाया कि ठीक है हम इनको थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे। नेटो ने भी ऐसी न्यूज़ दिखाई, नहीं यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर में है। अगर कोई कंट्री पहले से वॉर में है तो नेटो का हिस्सा नहीं बन सकती। रशिया को ऐसे दिखाया गया, और रशिया ऊपर की तरफ से भी, जो बेलारूस है वहां से भी, और जो रशिया की अपनी आर्मी है जो जिस बॉर्डर से घुसी थी रोस्तोव के बाद जो टेरिटरीज है वहां से भी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पे थी, और लगभग उन्होंने राजधानी को पकड़ ही लिया था। तो तब उनका मूड बदल गया रशियंस का कि ठीक है अब ये बातों पे आना शुरू हो गए, डिप्लोमेसी पे आना शुरू हो गए, अब हमें अपनी आर्मी पीछे बुला लेनी चाहिए। और यही रशियन से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने अपनी आर्मी को पीछे बुलाया, उसके बाद यूक्रेनियंस के पास वेपन्स आए, पैसा आया, उन्होंने पोजीशंस होल्ड करना शुरू करी और रशियंस पे अटैक करना शुरू करे। अगर वो चाहते तो कुछ ही दिनों में वॉर खत्म कर सकते थे वो रशियंस उसी टाइम। हाँ, आपने ये जो भी हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, विद नेम्स विद नंबर्स, सारा आपको अच्छे से पता है। सो आप फॉलो अप शुरू से कर रहे थे इस वॉर को? जी हाँ, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था इसमें। एक्चुअली मेरा वॉर में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बस थोड़ा सा इंटरेस्ट था इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि ऐसी कौन सी लड़ाई हो रही है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है। बस हम आंखें बंद करके एक देश को सपोर्ट करे जा रहे हैं कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है। ये इंटरेस्ट तो पहली बार देखा है, लड़कियों को शॉपिंग में इंटरेस्ट होता है, हर कोई फैशन डिजाइनर नहीं बन जाता। इनको वॉर में इंटरेस्ट है, घुस गए सोल्जर बनने। ज्वाइन कब किया था? मैंने ज्वाइन किया था फरवरी में। क्या गलत हो रहा है भाई? आपकी स्टोरी पे आते हैं। Okay. आप
पहली बार रशिया कब गए और पहुंचते ही क्या क्या चीज़ें हुई, वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। ओके, मैं गया था फरवरी में। ओके। जी हाँ, और मैं गया कैसे था, उस टाइम ई वीज़ास अलाउ हुए थे इंडियंस को कि वो ई वीज़ा लेके रशिया में आ सकते हैं। तो ठीक है। मैंने ई वीज़ा खुद अप्लाई किया? खुद ही अप्लाई किया। ओके। कई सारे एजेंट से मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। मतलब मैंने कहा हाँ मैं आपसे जाऊंगा, आपकी मदद से जाऊंगा। मैं गया किसी की क्या मदद से फंड्स लगते हैं, क्या सारी चीज़ें देख ली और खुद अप्लाई कर दी। खुद अप्लाई करके मेरा खर्चा क्या आया, 17,000 रुपये की टिकट थी, जी। 20,000 रुपये उसमें मैंने कन्वर्ट करवाए थे, बस यही मेरा खर्चा था। और ओके फाइल चार्जेस कुछ नहीं लगा मेरा। अच्छा। और मेरे ख्याल से 4,000 रुपये फीस थी उसकी ई वीज़ा की, ई-वीज़ा जो की। 14 दिन का था। ओके। तो मैं रेडी हो गया, चलो चलते हैं। और मैं जब मॉस्को पहुंचा तो उन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल वालों ने देखा, यार आप तो कभी पहले किसी कंट्री गए भी नहीं, आप फर्स्ट टाइम रशिया आए हो, रशियन आती है? मैंने कहा नहीं आती। मैंने कहा इंग्लिश बोल सकता हूँ? कहते हैं यहाँ रशिया में इंग्लिश कौन बोलेगा, बहुत रेयर लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलेंगे। तो उन्होंने कहा आप आए क्यों हो, आप टूरिस्ट हो नहीं, पैसे भी कम लेके आए हो। मैंने कहा मैं वॉर में जाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है ना क्या हो रहा है वहाँ पे? तो उसने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करी थी। मैंने कहा मुझे पता है। सो मैंने उसको सारा बताया, सारी चीज़ें बताई कि मैं नज़र रख के बैठा हूँ काफ़ी टाइम से ज्वाइन करने के लिए, बट मुझे पहले तरीका नहीं मिल रहा था। अब मैं डिसाइड करके आया हूँ कि मैं अभी आऊँगा, और मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। वॉर बहुत पहले की शुरू हो चुकी है, 2022 की शुरू हो गई है और मैं 2024 में आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो भी अच्छे बंदे थे, अपनी तरफ से समझा रहे थे, यार 2022 से 2024 तक टिकने वाला मैंने कोई देखा नहीं है। वो कह रहे जो जाता है वो कुछ दिनों में मर जाता है। मैंने कहा यार जीना मरना ऊपर वाले के नाम पे, ऊपर वाले के हाथ में, सॉरी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप सपोर्ट करते हो रशिया को तो ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हो ठीक है, बट आप जाओगे कैसे मिलिट्री ऑफिस? मैंने कहा मैं टैक्सी वगैरह कर लूंगा। उन्होंने कहा आप सब सारे रशियन में हैं, आप पहले कभी आए नहीं, तो आप मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने कहा मैं आपके लिए मिलिट्री में कॉल कर रहा हूँ, आपको लेने कोई आएगा। और बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा। मिलिट्री से एक बंदा आया और वो सारे पासपोर्ट कंट्रोल वाले उससे कुछ बात करने लगे और वो इंग्लिश में मुझे बोलने लगा, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप सपोर्ट कर दे उसको। मतलब मेरे बारे में सारा कुछ बॉर्डर कंट्रोल वालों ने बता दिया था। तो हुआ ये कि मैं उनके साथ गया। पहले दिन जिस दिन मैं गया मैं थोड़ा लेट हो गया था काफ़ी, तो मिलिट्री ऑफिस बंद हो गया था उस दिन। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप कोई एक रात के लिए रुकना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा होटल वगैरह का? उन्होंने बहुत बढ़िया आदमी थे, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे घर पे रुको, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मैं भी वॉर वेटरन हूँ, मैंने चेचन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वो भी वॉर वेटरन थे। पहले एक चेचनिया वॉर हुई थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो फिर उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिया। मैं उनके घर रुका, अगले दिन जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर मैं उसके बाद ट्रेनिंग के लिए निकल गया। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसी दिन मेरे हेल्थ चेकअप हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, बाकी चीज़ें चेक हुई थी, और उसके बाद मुझे जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। तो जिमी एक बात बताओ, जब आप वहाँ पे एंटर हो गए, सारा कुछ अब माहौल है, वॉर चल रही है, वहाँ पे नॉर्मल सिटीज जो हैं उनका क्या माहौल रहता है? जहाँ पे आप एक रात रुके वहाँ पे कैसा रहता है? और 15 दिन की ट्रेनिंग का क्या सीन था? एक्चुअली मैं मॉस्को में था उस समय। उस समय ऐसा था कि आज भी ऐसा ही है, रशिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है वहाँ पे। हाँ, बॉर्डर एरियाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट कभी कभी होता है कि यूक्रेनियन ड्रोन मॉस्को तक पहुंच जाते हैं, राजधानी तक। अच्छा। बट वो इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। उसमें भी एक लाइफ किसी की चली गई थी, एक लेडीज की लाइफ चली गई थी, तो मुझे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लगा और मुझे कोई ये डर वाली बात भी नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल है सब। सिविलियन सेफ फील करते हैं। जी हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। और 15 डेज की ट्रेनिंग, मतलब आर्मी में जब कोई जाता है कितनी देर की लंबी ट्रेनिंग्स होती है ना? जी हाँ बिल्कुल। सिर्फ 15 दिन में तैयार करना और उसके बाद सीधा वॉर में। जी हाँ, और उस 15 दिन में एक्चुअली आप बहुत कुछ तो नहीं सीखोगे, ठीक है, लेकिन घंटों की ट्रेनिंग होती है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप कई सारी चीज़ें वॉर के अंदर जाके सीखते हो, आपके साथी आपको सिखाते हैं, और वो उनकी मजबूरी होती है। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो उनके लिए वो भी मरेंगे। जी हाँ, उनको एक अच्छा साथी चाहिए। तो वो सिखाते हैं। अगर हम रशियन बोल सकें, रशियन समझ सकें, तो वो बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। मुझे खराब रशियन एक और दो ही दिखे होंगे पूरे रशिया में, बाकी मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये कि खराब एक दो ही दिखे होंगे। एक दो ही इसलिए क्योंकि उनका ड्रिंक का बड़ा प्रॉब्लम था, वो ड्रिंक बहुत करते हैं। रशिया में ड्रिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, वोडका की। अच्छा। ओके। हाँ, जैसे हमारे इंडिया में नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है, वहाँ अल्कोहल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
नशा हर देश में, जी हाँ। बट वहाँ अल्कोहल का बहुत ज्यादा है। और वॉर के दौरान अल्कोहल पीने वाले की हालत बहुत बुरी कर देती है मिलिट्री पुलिस से सबको डर लगता है। मतलब वॉर में अल्कोहल पीना अलाउड नहीं है? जी, बिल्कुल नहीं है। बहुत से बिल्कुल रशियंस नहीं है। इस वजह से मारे गए वॉर में। वो अल्कोहल पी के हाँ। आराम से घूम रहे हैं वॉर के अंदर, और यूक्रेनियंस उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब ड्रोन से मारा गया या किसी यूक्रेनियन ने शूट कर दिया। अल्कोहल लेने के बाद ना ठीक से सुनाई देता है, ना चीजें ठीक से समझ आती है। लोग अपनी सद्बुद्धि खो देते हैं पीने के बाद, और वॉर में जरूरत है इसकी। नाउ कमिंग टू, आप कौन से मतलब आपने किस पार्ट में किया फेस वॉर को? जी हाँ। दूसरा, आपने कौन सी चीजें की? जैसे आपने एक थोड़ा सा एस्पेक्ट बताया था कि आपने ड्रोन वाले यूनिट में भी काम किया। कौन सी यूनिट्स में किया आपने? शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था वो सभी के साथ होता है। कुछ बंदे लकी थे जिन्होंने वीडियो डाला, वो उस ग्रुप में नहीं गए। स्टुर्मजी, ये मैंने टी शर्ट उसी का पहना हुआ, स्टुर्मजी का। स्टुर्मजी, रशियन में स्टुर्मजी कहते हैं, इंग्लिश में ये स्टॉर्मजी है, या Stormzy। स्टॉर्म्स भी कह सकते हैं। स्टॉर्म्स पता है ना, वो वॉन्डर। हाँ। तो इनका काम होता है जो यूक्रेनियन पोजीशंस हैं उनको कैप्चर करना, उन पे जाके अटैक करना, अच्छा। और इन्हें स्टॉर्मजी कहते हैं। इसमें कई तरह के सोल्जर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं। वो ऐसे किसी को लेना नहीं चाहते कि, वैसे तो ट्रेनिंग सबको मिलेगी, लेकिन वो ऐसे किसी को नहीं लेना चाहते जो सिरदर्द बने वहां पे। ऑब्वियसली। जी हाँ। सो ये डेडिकेटेड होंगे ना, इनको क्या होगा, लोगन और जाओ। बट प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मैंने न्यूज पे देखा कि स्टॉर्मजी में सारे क्रिमिनल्स हैं, ये है वो है। ऐसा है नहीं। हाँ, कुछ क्रिमिनल्स हैं जिन पे कुछ केसेस हैं, बट सारे ऐसे नहीं है। 100 में कोई 100 सफेद भेड़ों में एक काली भेड़ खड़ी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी ऐसे। भाई ट्रेनिंग के बारे में बताओ। हाँ। आपको गन कौन सी दी गई, Okay. कि स्टार्टिंग कैसे किया? वैसे देखा जाता है 9 months की होती है इंडियन आर्मी, आई गेस 1 साल की या कुछ इतना होता है ट्रेनिंग। देखो, पहले तो ट्रेनिंग होती है मॉस्को में। मेरी पहले ट्रेनिंग हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो भी बताओ। जी हाँ। हाँ। तो मैं मॉस्को में जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा था? कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है कि आप रशियन आर्मी अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हो। रशियन में लिखा होता है सब। ठीक है। आपका इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट 1 ईयर टिकना भी बहुत बड़ी बात है। तो पाजी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बताया कि उसमें रशियन में लिखा होता है, जी हाँ। ये कोई ट्रांसलेट करके बताता है? जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ एक ट्रांसलेटर होता है, और मुझे हमेशा ट्रांसलेटर मिला है। मैं 2-3 जगह पे गया हूँ अलग अलग सिटीज में। हाँ। वो हमेशा समझाता है आपको, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। अगर आप उससे कुछ पूछते हो, वो भी अच्छे से जवाब देता है। तो कभी वो फंसाने वाली चीज तो मुझे लगी नहीं कि मुझे फंसाया जा रहा हो। अच्छा। बट आप न्यूज में ये भी आया था कि कुछ इंडियंस गए हैं हाँ। और उनको जबरदस्ती कॉन्टेक्ट करवाया गया, अगर नहीं करेंगे तो जेल होगी। वो उनमें कुछ मेरे दोस्त भी है। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि उनको बुरा लगे, हाँ। हो सकता है उनके साथ हुआ हो। न्यूज में ऐसे ही आया था। न्यूज में ऐसा है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया हो। मुझे तो अच्छे से बताया गया कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर आपको घर जाना है तो ठीक है, आप घर जा सकते हो। ओके। कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, बीच में कुछ ऐसा हुआ था जो मतलब एक ऑफर था, जो क्रिमिनल्स है जो प्रिजन में है, रशियन प्रिजन में, अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम्स, उन्होंने क्या क्राइम किया, अगर वो इतना टाइम वॉर में बिता देते हैं तो उनकी सजाएं माफ हो जाएंगी। अच्छा। बट वो माफ करने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल हो और उसको जो है आसानी से छोड़ दिया जाए। न्यूज में क्या आया था कि जैसे इंडियंस गए, चाहे टूरिस्ट गए हैं, चाहे उनको कहीं आगे जाना था, जैसे रशिया भी एक पड़ता है कि उसके बाद किसी और कंट्री में जाके वो यूरोप निकल जाते हैं, इलीगली चलता है ना। जी, ऐसा होता है। जिसके पास रशियन पासपोर्ट है और अगर आपके पास वीजा है रशिया का और आपके पास परमिशन है बेलारूस जाने की, रशियन पासपोर्ट के साथ आप बेलारूस भी जा सकते हैं। ठीक है। तो कई ऐसा करते हैं, काफी टाइम से हो रहा है, वॉर से पहले भी हो रहा था जी। लोग रशिया जाते हैं, फिर बेलारूस जाते हैं, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बेलारूस से पोलैंड के लिए जाते हैं, वो जो कि इनलीगल है। पोलैंड हिस्सा है शेंजन वीजा का। ओके। वो यूरोप का एक, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में फिर वो जा सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, जो इलीगली वो प्लानिंग थी उनकी, रशिया गए हैं या टूरिस्ट गए हैं, न्यूज में ये आया था कि उनको बोला गया या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, जी हाँ, या फिर तुम्हें 10 साल की या जितने साल की जेल होगी। अब डिसाइड कर लो। मुझे लगता है कि शायद उनके जो एजेंट्स थे, हो सकता है कि एजेंट्स का प्लान ऐसा हो कि इनसे पहले पैसे ले लिए जाएं, हाँ, फिर आगे इन्हें
इनके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि एजेंट्स को जब किसी को डोंकी लगवानी होती है तो आगे हिस्सा देना पड़ता है। यस जो उधर के जो डोंकर्स हैं हाँ उन्होंने सोचा यार इतने अच्छे पैसे एक बार में आ रहे हैं, ले लेते हैं, इनको फेंक देते हैं वहां पे मरने के लिए। और वो एजेंट आजकल आपको पता ही है, एजेंट नहीं रह गए, ह्यूमन ट्रैफिकर हो गए। सारे ऐसे नहीं है, जी जी बहुत से अच्छे भी हैं, मेरे एक दो दोस्त भी हैं एजेंट है, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बट बहुत से ऐसे भी हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई मारा जा रहा है। और एक एजेंट थे बीच में फेमस हुए थे, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, और इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है उनको ढूंढने में। वो ये झूठ बोल के भर्ती करवा रहे थे कि आपको हेल्पर की जॉब मिलेगी। अच्छा, आर्मी में हेल्पर, आर्मी में हेल्पर की जॉब रशिया के लिए ही? जी हाँ। और आर्मी में हेल्पर क्या होता है, सिर्फ सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स को सारे काम खुद करने होते हैं, वहाँ हेल्पर कुछ नहीं होता। तो जो भोले वाले लोग थे, इंडिया में ऐसे भोले वाले लोग हैं जो एजेंट्स पे भरोसा कर लेते हैं और फंस भी जाते हैं। हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ। भाई खुद फंसने गए थे। मेरा लगा थोड़ा गंदे। वो तो बात है। चलो आते हैं वहां पे। कुल्हाड़ी खुद मारूंगा। हाँ, अब बताइए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपने, हाँ। और ट्रेनिंग में कौन सा वेपन दिया गया, क्या चीजें थी? ट्रेनिंग में जब मॉस्को में था, जब फर्स्ट टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब तो रशिया के अंदर ही ट्रेनिंग थी। ओके, वहीं पे, ठीक है, तब मॉस्को के अंदर थी, बट वहाँ फेक बुलेट्स थी उसमें। जब मॉस्को के अंदर था वो, उस टाइम वहाँ पे AK-74 थी। AK-74? जी हाँ। AK-47 होगी? नहीं, AK-74, AK-47 अलग है? जी हाँ, रशियन आर्मी अब AK-47 यूज नहीं करती है, एक ओल्डर मॉडल है। अच्छा। AK-74 का जो कैलिबर है वो थोड़ा कम है, 5.65 कैलिबर है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसका बुलेट साइज थोड़ा छोटा होता है। रशिया को काफी टाइम बाद समझ आया कि AK-47 का जो बुलेट है ये बहुत बड़ा है, इसका रिकॉइल बहुत ज्यादा है, इससे एक्यूरेसी भी खराब होती है। ट्रस्टवर्थी वेपन है AK-47, कोई ऐसी बात नहीं है। कीचड़ में, बरसात में ठीक रहती है। एक सेकेंड, कई लोग ऐसा बोलते हैं यूट्यूब पे, AK-47 को कहीं पे दफन कर दो, इतने साल बाद निकालो, चलाओ तो चल जाएगी। गन चाहे दुनिया की कोई भी हो, सफाई सबको चाहिए। yes. वो भी मेटल की बनी है, ऐसा कोई जादू नहीं है, बस लोगों ने उसकी हाइप ऐसी बढ़ा दी है। हाँ, ट्रस्टवर्थी वेपन है। AK-74 भी सेम उसी टेक्नोलॉजी पे बना है, AK-74 47 की, बट उसका कैलिबर थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़े से बहुत चेंजेस और करे मौसम को देख के, और थोड़ा लाइट वेट करने के लिए उसको। और रशियंस को समझ आया हमें इतने बड़े कैलिबर की जरूरत नहीं है, बुलेट छोटी भी होगी तो उससे भी इंसान मर जाएगा। फिर AK-74 यूज होती है, और इसके अलावा यूज होती है AK-112। बट मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो AK-74 है। और ऐसा क्यों? मैंने काफी टाइम AK-112 के साथ बिताया, और वहां पे बारिश की बहुत प्रॉब्लम थी, बरसात की। ओके। बरसात में वो गन हमेशा प्रॉब्लम करती है, जब उसमें पानी जाता है, उसमें थोड़ी थोड़ी जंग पैदा होती है, शूट करने की कोशिश करो तो वो शूट नहीं होती। और वहां पे मुझे सिकदन आता कर, तो मतलब रशियन में बोलते हैं कि हमेशा आपको रेडी रहना है शूट करने के लिए। अगर मुझे शूट करना है किसी ड्रोन को या किसी को, और गोली नहीं चली तो मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। बट 74 एक ट्रस्टवर्थी वेपन है। वो एक बार में करके चलती है कि एक बार में कितने रिकॉइल होते हैं उसके? 30 बुलेट्स डलती हैं। 30 बुलेट्स डलती हैं एक बार में। कितनी बुलेट्स आती हैं उसमें? ऑप्शन है, आपको सेमी ऑटोमेटिक करना है या फुली ऑटोमेटिक करना है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। उसमें एक क्लिप होता है, अगर आप बिल्कुल नीचे कर दोगे ना, हाँ। तो सिंगल बुलेट्स निकलेंगे, थोड़ा सा ऊपर करोगे डबल बुलेट्स निकलेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करोगे मतलब एक बार सारे बुलेट्स। जी वाओ। मैं वो अच्छा देखने में फैसिनेटेड लगती हैं जब हाथ में होती हैं। अच्छा, आप मिस नहीं करते अपनी वो किरदार को, गन को? वैसे तो गन कल्चर इंडिया में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं जी। मैं वॉर का एक्सपीरियंस भी ले लिया मैंने, और मैं पंजाबी फैमिली से भी हूँ। मैं गत्का भी खेलता था जब 14-15 का, गत्का वगैरह खेले आया मैं। बट मैं गन कल्चर सपोर्ट नहीं करता। आपके पास में गन है, आपके दिमाग में एक इमोशन आया, एक गुस्सा आया जो कि टेम्परेरी है। यस, इमोशन हमेशा टेम्परेरी होते हैं। यस, आज आप गुस्से में हो सकता है 5 मिनट बाद आप कहो यार मैं बेवजह गुस्सा हो रहा हूँ। सही बात है। उस गुस्से में आगे आपने किसी को शूट कर दिया, किसी का भाई मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, बहुत गलत है। कितनी डीप बात बोली है ना आपने। मैं हमेशा ये बात सोचता था, जैसे कुछ मूवीज आजकल चल रही हैं, हाँ। वहाँ पे उस टाइम पे मैं वॉर में था, एनिमल मूवी देखने में एंटरटेनिंग है, बट मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये हवा में फायर करना और लोगों को मारना। अगर आप किसी को मार दो, आप लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि यार मैंने किसी को मार दिया था, और वो हर्ट करेगा। शुरू में चलो आपको बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने वॉर में किसी को मार दिया,
और हाँ, आप अपने आप को ये आंसर दे सकते हो, मेरी मजबूरी थी। आपने एक चीज बोली कि आपने एनिमल मूवी देखी और आप उस टाइम पे वॉर पे थे, आप मूवी देख सकते जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे स्टारलिंक होते हैं, हर पोजीशन पे नहीं होते। ओके स्टारलिंक एक इंटरनेट डिवाइस है जिससे यहाँ पे जियो फाइबर चल रहा है। ओके हर जगह नहीं है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, यूएस टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और तो रशियंस क्या करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे उनके एजेंट्स होते हैं, वो डिवाइस को बाय करते हैं और कोरियर कर देते हैं रशिया में। ओके ओके फिर हम इन्हें वॉर में यूज करते हैं, फिर हम वहाँ पे हिंदी मूवीज डाउनलोड करते हैं, हॉलीवुड मूवी डाउनलोड करते हैं। जब हमारी हालत ज्यादा खराब होती है तो हम फाइट नहीं करते हैं, मूवी देखते हैं। ठीक है भाजी, वहाँ पे आते हैं। अब ट्रेनिंग हो गई, फर्स्ट डे है जी हाँ। ज्वाइनिंग का। कैसा सीन होता है कि चलो बेटा वॉर पे जाना है, तो वॉर कैसी होती है? मतलब मैं पहले तो एक्सपीरियंस में बताऊंगा। जब मैंने दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तो रशिया में कोई ट्रेनिंग नहीं थी। फिर उसके बाद रशिया का ही एक हिस्सा है रोस्तोव, बॉर्डर स्टेट है रोस्तव। रोस्तव। हाँ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शहर है। तो वहाँ ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग में जाने से पहले हम कुछ दिन रुके थे रशिया के अंदर ही। शुरू में मैंने देखा कि बहुत सारे श्रीलंकन्स थे, बहुत सारे क्यूबन लोग थे। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अभी भी है, अभी वो इंजर्ड हुआ है, अभी हॉस्पिटल में है वो। उसके पैर में आर्टिलरी के शार्पनेल घुस गए थे, मतलब तोप के बॉम्ब के शार्पनेल। वो मुझे हमेशा समझाता था, क्योंकि उसने, वो ईरानियन था, उसने ईरान में वॉर देखी हुई है, वो फाइट कर चुका था। उसने कहा कि जितने लोग तुम आज ये देख रहे हो ना, तुम्हें कह रहे हैं ब्रो, टाइम के साथ देखना इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और वो बात सही कह रहा था। जैसे जैसे दिन थोड़े करीब आने लगे थे ना वॉर में जाने के लिए, जिनके फेस हमेशा स्माइल करते थे ना, वो स्ट्रेस भी वॉर पे जाना पड़ेगा। हाँ, अब उनको समझ आने लगा था कि अब हमें इस डेट को वॉर में जाना पड़ेगा। और जो आपको वॉर से पहले भाई भाई कहता है, और वॉर में आने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है पोजीशन। वो जो स्ट्रेस होता है ना, उस दौरान वो पहले अपने आप को बचाएगा, पहली चीज तो। और हो सकता है उसको अपने आप को बचाने के लिए अगर आपको मारना पड़े तो वो भी वो कर देगा। लेकिन भगवान की दया से मेरे को एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था, सरगे। उसने वॉर से पहले भी मुझे बहुत कुछ गाइड किया था, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। और वो एक्चुअल में बहुत अच्छा बंदा था। रोस्तव में हम थे और रॉकेट्स जा रहे थे हमारे ऊपर से, यूक्रेनियन रॉकेट्स और ड्रोन्स। तब यूक्रेन ने अटैक किया था। सरगे मेरा दोस्त वैसे देख के बता रहा था, जी में स्वत्री, मतलब देखो ये रॉकेट यूक्रेनियन है। मैंने कहा आपको कैसे पता? देख नहीं रहे, बॉर्डर के उस तरफ से आ रहा है हमारी तरफ, मतलब ऐसे जा रहा है। तो मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात है तो कुछ करना नहीं है, अब हम क्या करेंगे, जो करना है उसने करना है। तो बड़ा ही चिल बंदा था वो बहुत अच्छा आदमी लगा मुझे। और उसके बाद और ड्रोन्स अटैक हुए, उसने हमेशा मेरी बहुत मदद करी। वो पहले अब मुझे देखने लगा और अपना ख्याल बाद में रखता था, जितने टाइम मेरे साथ रहा। मतलब बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा। और उसने मुझे बहुत गाइड किया, क्या कैसे करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, टॉर्निकेट कैसे बांधना है, बैंडेजेस कैसे करते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको थ्योरिकल तो बहुत हो जाता है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, बात बनेगी नहीं। मान लीजिए मेरे आर्म पे गोली लगी है, मेरे पैर पे गोली लग गई, ठीक है, मैंने किसी को देख लिया करते हुए, अच्छा ऐसे ऐसे कुछ बांधना होता है, खून रोकना होता है। बट रियलिटी में जब मुझे दर्द हो रही होगी तो शायद मैं घबरा जाऊंगा। यस तब प्रैक्टिस बहुत काम आती है, डिसिप्लिन बहुत काम आता है। और भगवान की दया से मुझे कभी बुलेट नहीं लगी बॉडी पे। बट ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं रोज होता था, एक दिन में 4-5 बार मरने से बच रहे हैं, रोज की बात है वो। और रात को हम सो रहे हैं तो हमारा एक दोस्त बता रहा है जो रात को काम कर रहा था, जी मैं हम रात को मरते मरते बचे। मैंने कहा क्यों? हमारे ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स गिर रहे थे। कौन से बॉम्ब? क्लस्टर बॉम्ब्स। क्लस्टर बॉम्ब्स ये एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इस बॉम्ब पे बैन भी है। एक तो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं, क्लासिक बॉम्ब्स होते हैं, आर्टिलरी, तोप के गोले आपने देखे होंगे मूवीज में। आप एक वर्ड यूज कर रहे हो? इंडिया के पास एक गन है जिसको बोफोर्स कहते हैं। बोफोर्स करगिल की वॉर में भी यूज हुई थी। ये एक तोप है, ब्रिटिश तोप है। रशियंस के पास भी ऐसी तोप्स हैं। उसका एक नेम है, अम्ब्रेला नेम है, आर्टिलरी। इंग्लिश में उसको आर्टिलरी कहते हैं। आर्टिलरी, जी हाँ। और रशियन में उसको मिनीमेट भी कहते हैं और आर्टिलरी भी कहते हैं। तो एक तो है सिंगल आर्टिलरी, एक बॉम्ब आया और गिरा, फटा। बट वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, मतलब जिसका ब्लास्ट होने के बाद जो एरिया वो अफेक्ट करेगा वो बहुत छोटा सा है।
ओके तो क्लस्टर बॉम्ब्स क्या करते हैं, वो आते हैं जब वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेनेड्स होते हैं जो फैल जाते हैं बहुत ज्यादा एरिया में। ओके ओके उनका एक्सप्लोजन बहुत बड़ा नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा जोर का धमाका नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फैला हुआ धमाका होगा। एयर प्रेशर देता है वो पूरा? नहीं, मैं समझाता हूँ। वो एक बॉम्ब होता है, वो रिलीज करता है बहुत सारे ग्रेनेड्स। जी। वो ग्रेनेड्स फैल जाते हैं हर जगह। मान लो मुझे एक टारगेट को मारना है, एक कार को मारना है मुझे, मैं सिंगल आर्टिलरी यूज करूंगा। लेकिन मुझे दिख रही है बहुत सारे सोल्जर्स की भीड़, तो मैं क्लस्टर बॉम्ब्स यूज करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा एरिया कवर कर पाऊंगा। यस। तो वो ज्यादा एरिया कवर करने के लिए यूज होते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है इसी वजह से वो बैन हुए थे। बैन किसने किया था? यूएस ने और यूनाइटेड नेशन ने बहुत पहले बैन किया था। इस बॉम्ब में प्रॉब्लम ये है कि कई सारे ग्रेनेड्स फटते ही नहीं है, वो पड़े रहते हैं। ओके। और जब कोई इन फ्यूचर उनके कांटेक्ट में आ जाए, किसी का फिर पैर लग फटेगा। जाए, फिर वो फट जाता है। और मेरे एक दोस्त की तो एक पैर की सारी उंगलियां चली गई थी उसका पैर लगने के कारण। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब सिविलियन एरियाज में क्लस्टर बॉम्ब्स गिरते हैं। कई सारे बॉम्ब्स नहीं फटे होते। कहते हैं कि 30% बॉम्ब्स नहीं फटे होते, 70% फटे, 30% अभी भी वहीं है। आम लोग, कोई बच्चा खेलता वहां चला गया, उसकी जान चली गई। तो इसी वजह से बैन थे। बट जब वॉर हुई यूक्रेन और रशिया की, रशिया ने शुरुआत नहीं करी थी, यूक्रेन ने वेस्ट से क्लस्टर बॉम्ब्स मंगाए। जिस यूएस ने बैन लगवाया इन बॉम्ब्स पे, जिस यूनाइटेड नेशन ने बैन लगवाया, उनकी पता नहीं उस टाइम पे उन्हें पता नहीं क्या हो गया, उन्हें दिखा नहीं कि ये गलत है। उन्होंने शुरुआत करवाई इस चीज की, जो ठीक है आप क्लस्टर बॉम्ब्स यूज करो। फिर रशियंस की भी मजबूरी होगी, उनके पास भी थे, ठीक है हम भी यूज करते हैं। हुआ क्या, दोनों तरफ से कौन मरा? वही यूक्रेनियंस लोग जो इस वॉर का कभी हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। जी जी। रशिया उनकी टेरिटरी पे आया है, ठीक है, वो सही गलत अलग बात है। आप यूक्रेनियंस के बॉम्ब्स वहां गिर रहे हैं, रशियंस के भी वहां गिर रहे हैं, तो कौन मरेगा? आम लोग मरेंगे जी, सिविलियंस मरेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो वो रीलोकेट क्यों नहीं किए गए अभी तक? देखो, रशियंस ने उनको ऑफर किया हुआ है, आप रशियन पासपोर्ट लो, एक अच्छी जॉब लो। सभी यूक्रेनियंस को जो रशियन टेरिटरी के अंडर आ चुके हैं, जो टेरिटरी रशिया कब्जा आ चुका है, उनको रशियन पासपोर्ट मिलता है। उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, वो लोग अच्छी जॉब ले सकते हैं रशिया के अंदर। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको होता है कि नहीं ये मेरा घर है, मैं जमीन से जुड़ा हूँ, मैं यहीं पैदा हूँ, मुझे यहीं रखना है। ओके। और कई बुजुर्ग लोग हैं कि यार मेरी पूरी लाइफ यहाँ बीती है, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं जाऊंगा। ठीक है ठीक है भाजी, आपकी ड्यूटी वॉर में कहाँ होती थी? जैसे किसी की टैंक में होती है भाई? स्टॉर्मजी जो ग्रुप है ये सारे डायरेक्ट फाइट करते हैं, सीधा गन के साथ ट्रैवल करते हैं चल के? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। टैंक्स वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं टैंक्स वगैरह। जैसे हम कभी कभी टैंक्स में के ऊपर बैठते थे। जैसे एक व्हीकल है, मुझे इंग्लिश में नहीं पता उसको क्या कहते हैं, हाँ BMP कहते हैं शायद। अच्छा। उसको रशियन में कहते हैं BMP। तो वो ट्रैवल करने के लिए यूज होता है। वो टैंक की तरह ही दिखता है दिखने में, बट टैंक नहीं होता। वो उतने कैलिबर की बुलेट्स शूट नहीं कर सकता, उतने कैलिबर के शेल्स शूट नहीं कर सकता। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए BMP को यूज करते हैं। तो स्टॉर्म सोल्जर्स जो हैं, हम उस पे बैठते थे, हमें ले जाया जाता था टेरिटरीज जो होती थी यूक्रेनियन, उससे कुछ दूरी पहले 100 मीटर पहले उतार देते थे। हमें भाग के जाना है, उन पे शूट करना है, उस टेरिटरी कंट्रोल में करना है। ऐसा हमेशा नहीं होता था, कभी कभी होता था। वो ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता उन लोगों के। अगर वो ज्यादा क्लोज गया तो यूक्रेनियंस के पास जेवलिन है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वो उसे शूट कर देंगे, लोग भी मारे जाएंगे, और वो बहुत ही महंगी मशीन है, वो भी डिस्ट्रॉय। जी कैसे हिम्मत आती है? मानो उनकी टेरिटरी में आप पहुंच गए, आपको दुश्मन दिख गए, दुश्मनी कहते हैं हम, क्योंकि आप अगर रशियन आर्मी में हो, रशियन में वरागी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वरागी। वरागी। आपको वरागी दिख गया, ओके, तो ठीक है, आपका पहले से था, कैसे शूट कर देता है बंदा यार? शुरुआत में एक दो बारी जब हमारा थोड़ा ऐसे सिचुएशन हुई, तो मुझे तो पीछे ही रखा गया था। और एक्चुअली उस टाइम बस सब शूट कर रहे हो, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन इतना ज्यादा है, आपको कंट्रोल करना, गन को कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल होता है। एक दो बारी तो दिखे मारनी शुरू कर दी बस। हाँ, और उस चीज में ये भी ध्यान रखना है कि गोली मेरे ही आदमी को ना लग जाए। अगर मेरे आगे कोई शूट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गोली चला दूं। अगर मेरी कारण मेरा ही साथी मारा गया, तो मैं भी प्रिजन में जाऊंगा। जी जी जी। तो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे, मिलिट्री पुलिस है इन चीजों को देखने के लिए, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। इसकी ट्रेनिंग होती है बकायदा।
कि जब आपके आगे कोई शूट कर रहा है तो आप शूट नहीं करोगे, जब उसकी बुलेट खत्म है तो वो साइड होगा या आपके पीछे आएगा, आप शूट करोगे, उसको रीलोड लेने का टाइम चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अच्छे से रशियन बोलना बहुत जरूरी है। और अगर लैंग्वेज बैरियर है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, ना आपकी कोई मदद कर पाएगा ना आप किसी की मदद कर पाओगे। तो आपने बेसिक रशियन कब तक सीख ली थी? मुझे नहीं पता लगा मैंने कब सीख ली थी, बस शुरुआत में बात करता गया और कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया था कि मेरी इंग्लिश ठीक थी पहले। एक दिन एक रशियन ने बोला कि इज़विनीते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माफी मांगने को इज़विनीते कहते हैं रशियन में। ये सिखा दो, ये काम आएगी मेरे। सॉरी कहते हैं इंग्लिश में माफी मांगने को, और मुझे वो वर्ड ही याद नहीं आ रहा था यार इंग्लिश में कहते क्या है माफी को। तो रशियन का ऐसा इफेक्ट हो गया था। रशियन में याद आ रहा है आपको? रशियन में याद आ रहा है। तो ऐसा होता था कि यार मुझे इंग्लिश वर्ड बोलना शुरू हो गया क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया, सारे रशियंस हैं, कोई इंडियन नहीं दिख रहा, कोई और बंदा दिख ही नहीं रहा। और जब हमारे डिस्चार्ज हुआ था हमारा, तब जाके मैंने इंडियंस को देखा और मैं ऐसे हाथ पकड़ के पूछ रहा, आप इंडियन हो? आप इंडियन हो? हाँ मैं इंडियन हूँ। अच्छा मैं भी इंडियन हूँ। तो कह रहे इसमें बताने वाली बात क्या है? तो मैंने कहा कि अच्छा डिस्चार्ज हो गए हैं। मैंने कहा मेरे जाने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं काफी टाइम बाद इंडियंस को देख रहा था, काफी टाइम बाद वॉर से पीछे आया, काफी महीनों बाद मैं बच्चे को देख रहा था, यूक्रेनियन बच्चा, मतलब उस वहाँ एक विलेज था, वहाँ बच्चे थे। काफी महीने बाद मैं लेडीज को देख रहा था, तो बड़ा अजीब सा लगा। मैं इतने महीनों से लोगों के, आदमियों के बीच में रहा, वॉर के बीच में, कुछ ही लोग मेरे ग्रुप्स में होते थे। हाँ जी, लेडीज होती हैं हमारे ग्रुप में, नहीं विमेन थी जो पार्टिसिपेट करती हैं। रशियन आर्मी में बहुत सारी वुमेन्स हैं और दूसरी साइड भी काम करती हैं। यूक्रेनियन साइड में और ज्यादा है क्योंकि बहुत से जो मेन थे वो यूक्रेनियन साइड में मारे गए हैं। अब तो वो बच्चों को भी भेज ही रहे हैं और औरतों को भी। इंटरनेट पे तो हमें देखो, ये तो अंदर का माहौल बता रहे हैं, इंटरनेट पे तो हमें यूक्रेन की वीडियोस आती हैं कि वहाँ पे खाना पीना नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। तो हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं इमोशनली उधर हो जाते हैं कि यार यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है यार। यही सारी जड़ है, एक प्रोपेगेंडा है कि सब हमें वेस्ट की नज़र से देखना है, रशियन साइड कोई देख ही नहीं रहा। क्यों ऐसा क्या हो गया कि रशिया को अटैक करना पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि आम लोग भी उसमें मारे जा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है यूक्रेनियन आर्मी तो अपना 100% दे रही है अटैक करने में या अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने में, लेकिन एक जो देश होता है ना, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, उसके जो लोग होते हैं ना वो भी उस देश का हिस्सा होते हैं। अगर आप अपने लोगों को नहीं बचा रहे तो आप क्या बचा रहे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेनियंस अटैक करते हैं, जो न्यूज़ वाले नहीं दिखाते, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा वाले, कि उस अटैक से यूक्रेनियंस भी मरते हैं और उनकी मदद रशियन डॉक्टर्स करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। यूक्रेनियंस के पास जब खाना नहीं होता तो रशियंस उनको राशन देते हैं। रशियंस ये कह के देते हैं सब चीज़ें, अब आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अब आप रशियन हो, आप कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। और जब हम ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा यूक्रेनियंस हैं, तो मेरे कमांडर से सभी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स से कोई भी किसी यूक्रेनियन से ज़्यादा बात नहीं करेगा। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि हम उनको परेशान कर रहे हैं। रिस्पेक्ट से बात करो। वो भी हमसे इज्जत से बात करते थे, हम भी उनसे इज्जत से बात करते थे। यूक्रेनियंस की बाकायदा वहाँ दुकानें हैं, हम रशियन सोल्जर्स उनसे सामान भी खरीदते थे पैसे दे के। और कोई उसमें ऐसा मुझे नहीं लगा कि किसी के साथ जबरदस्ती हो रही है। ये जो आपने अभी बात बताई कि रिस्पेक्टफुली चलता है सारा कुछ, है ना, और बहुत सारी मतलब कि गुड वाइब्स भी हैं वहाँ पे, नॉर्मल लाइफ भी कहीं ना कहीं वॉर में भी डिपिक्ट हो रही है। बिल्कुल। एक एस्पेक्ट वो भी आता है ना कि अगर वो लोग कुछ लोगों को कैप्चर करते हैं तो हम कहीं, मतलब आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, बट हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं ऐसा, मूवीज़ कह लो या टेलीविजन पे हमने देखा है कि टॉर्चर होता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो हिटलर प्रोपोगेंडा होता है हर वॉर में, वो है जो टॉर्चर है वो दोनों साइड से होता है, लेकिन फर्क पड़ता है सोल्जर टू सोल्जर। जो जिसे मान लीजिए कोई किसी के हाथ आ गया, जिंदा हाथ आ गया, अब डिपेंड करता है कि किसके हाथ में आया। कोई मेरे एक दोस्त था, वो नहीं है अब तो, उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। उसका नाम फ्लीट था, ये उसका असली नाम नहीं है, वो नहीं रहा अब नहीं है, वो वॉर में ही उनका देहांत हो गया। जी हाँ। वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते थे और रशियन भी बोलते थे और यूक्रेनियन भी बोलते थे, क्योंकि वो क्राइमिया से थे। ओके। जी हाँ।
और वो खुश थे रशिया की तरफ काम करने के लिए, रशियन आर्मी में काम करते थे। तो उन्होंने बताया था मुझे, सोल्जर टू सोल्जर डिपेंड करता है। अगर मान लो मेरे हाथ में कोई आ जाता है तो मैं कहूँगा कि अच्छा अब आप मेरे पास आ गए हो, अब आप पे लीगल केसेस होंगे, आप जाओगे प्रिजन में जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती। जो बड़े सीनियर कमांडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। और एक ऐसा सोल्जर आ जाता है जो कह रहा है कि यार तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मारे गए, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ चला गया, पैर चला गया, जो गुस्सा निकालना चाहता है, उस तरीके के टॉर्चर्स तो होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करेगा और उसके साथ के लोग उसे करने देंगे। एक लीगल प्रोसेस होता है। ओके। कोई इमोशनली डैमेज हुआ है तो गुस्सा तो निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, अब ऑब्वियसली दूसरी साइड का पर्सन आया है तो दे नीड द इन्फॉर्मेशन, राइट? अगर वो कॉपरेट करे कि हाँ मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो उसकी तभी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑफिसर हाथ लगाए तो रशियंस को हमेशा ये रहता है कि रशियन क्या कोई भी दुनिया की मिलिट्री वही एग्जैक्टली या हम इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। जी। बेहतर ये है कि हम उसे एक कप कॉफी दें और वो हमें आराम से बताए। अच्छा भाजी, वॉर की बात करते हैं, कैसे पता चलता है कि दुश्मन वहां पे है? लोकेट कैसे होती हैं चीजें? आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा सोल्यूशन है ड्रोन्स। जी। और ड्रोन्स से प्रॉब्लम ये है कि इससे लाइव लोकेशन पता लग जाती है। मुझे मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है छुपने का, मैं कहीं भी भागूंगा ड्रोन मुझे देखेंगे। बट वैसा यूनिफॉर्म वैसी होती है कि नहीं पता चलता कि बट कोई भी चीज वहाँ 100% नहीं है। सबके अपने प्लस माइनस है। वहाँ फॉरेस्ट बहुत हेल्प करते हैं ड्रोन से बचने के लिए। आप पेड़ों में जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म होती। मैंने जो क्लस्टर बॉम्ब्स बताए थे, अक्सर वो क्लस्टर बॉम्ब्स वहाँ झाड़ियों में, वहाँ घास में गिरे होते हैं, वहाँ माइन भी हो सकती है। ड्रोन से डर के मैं कहीं चला जाऊं भाग के, और हो सकता है वहाँ क्लस्टर बॉम्ब और मैं इंजर्ड हो जाऊं या मारा भी जाऊं। तो लक का या भगवान की कृपा का बहुत वहाँ पे खेल है। मेरा लक हुआ तो हो सकता है कि ड्रोन मुझ पर अटैक करे, उसकी डायरेक्शन खराब हो जाए, वो अच्छे से मुझ पर अटैक ना कर पाए। क्योंकि ड्रोन उड़ाने में और ड्रोन से किसी पर अटैक करने में बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा ड्रोन तो नहीं अटैक करता, ड्रोन तो सिर्फ लोकेट करने के लिए है ना। 3 तरीके के ड्रोन्स हैं। ओके। एक रिकॉनेसेंस है जो कि अटैक नहीं करते। जी हाँ, वो सिर्फ नजर रखते हैं पोजीशंस पे, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरे ड्रोन्स हम यूज करते थे और यूक्रेनियंस भी यूज करते थे, माविक्स, DJI मैविक के जो ड्रोन्स आते हैं। यस, तो हाँ नॉर्मली लोग यूज करते हैं जस्ट फॉर शूटिंग ना होता है। हाँ, बस उसमें से थोड़ी सी इंजीनियरिंग करके उसको थोड़ा ऐसा बना दिया गया कि हम उसमें एक आपने वो मशीन देखी होगी बचपन में, वो टेडी बेयर्स होते थे, हम हैंडल से उन्हें उठाते थे, उनमें जी अभी भी होती हैं। तो ऐसी चीजें कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस ड्रोन पे लगाई गई, DJI मैविक पे। उस पे ग्रेनेड्स पकड़वा दिया गया, पिन निकाल दी, जब तक वो टाइट पकड़ा रहेगा वो फटेगा नहीं। ओके। तो वो जो ड्रोन बना था फोटोग्राफी के लिए, अब वो वॉर में यूज हो रहा है। तो उससे जो ग्रेनेड गिरते थे उसका नाम था, जो हम यूज करते थे उसका नाम है वोग सिमनाट्से। रशियन में नाम ये है, इंग्लिश में उसे कहते हैं वोग 17। ओके। तो छोटे ग्रेनेड्स होते हैं, मेरे पास फोन में फोटो हो गया उसका। वो उनका एक्सप्लोजन बहुत बड़ा नहीं होता, बट उसके जो स्प्लिंटर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। स्प्लिंटर्स? जी हाँ, वो जब वो फटता है तो वो मेटल का बना होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो बॉडी में घुस जाते हैं, आंख में, चेहरे पे, बॉडी में कहीं पे घुस जाए तो वो उससे लोग मरते भी हैं। अगर सर के पास अटैक हो, सर के पास फटे, अगर नीचे अटैक होगा, नीचे इंजरीज आएंगी, फिर दूसरे लोगों को उससे बचाना पड़ेगा, बाकी लोग भी बिजी हो जाएंगे उसके अंदर। फिर एक दूसरा ड्रोन आएगा फिर से अटैक करने के लिए, जो लोग बिजी हो गए हैं उनको मारने के लिए। तब यूज होते हैं FPVs, मतलब आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन व्यूज ड्रोन्स। उनमें ओवर पावर मोटर्स लगाई हैं ताकि वो 2.5-3 किलो का RPG का बॉम्ब उठा सके। और वो बॉम्ब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसका एक्सप्लोजन बहुत बड़ा है और वो हर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, ज़्यादा डैमेज करता है लोगों को। और वो वही ड्रोन्स FPVs टैंक्स के लिए भी खतरा बने हुए हैं। रशिया के पास बहुत सारे टैंक्स हैं और टैंक्स के कारण वो सुपर पावर की लिस्ट में आता है। बट वही टैंक्स यूक्रेन में आके सिरदर्द बन जाते हैं। जो टैंक में जाता है उसको लगता है कि मेरी मौत पक्की है, मैं कहाँ छुपूंगा, मैं पेड़ों के बीच में तो जा नहीं सकता। इतना बड़ा टैंक वो दिख जाएगा। बिल्कुल। और टैंक्स इतने फास्ट नहीं होते, ड्रोन्स बहुत फास्ट होते हैं। तो मुझे याद आया हमारे ग्रुप में, मतलब हमारा जहाँ बलंदाश था
वहाँ 3 लोग आए रशियंस हमारे साथ, हमारे रशियन आर्मी के, रहने लगे। तो मैंने पूछ लिया एक दिन, मेरे दोस्त तो बन ही गए थे, मैंने कहा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कुछ करते तो हो नहीं, आपका काम क्या है, आप क्या ऑफिसर्स हो? कहते नहीं हम टैंकिस्ट है। टैंकिस्ट रशियन में टैंकिस्ट कहते हैं, जो टैंक्स को यूज करते हैं। मैंने कहा आपको तो काफी दिन से यहाँ पे हो, टैंक कहाँ पे है? टैंक तो उड़ा दिया यूक्रेनियंस ने। ओहो, तो हम यहाँ पे हैं, तो अभी क्या कर रहे हो, जब तक नया टैंक नहीं आता हम यहीं पे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई टैंक में जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि हम टैंक के अंदर थे, एक ड्रोन आया, 2 ड्रोन आए, 2 ड्रोन्स के बाद टैंक की ऐसी हालत थी वो चलने लायक नहीं था। कैसे अपनी जान बचा के उस टैंक में से निकले, और उसके बाद वो टैंक डिस्ट्रॉय हुआ एक और ड्रोन से आके। तो उन्होंने बताया टैंक्स अब उस तरीके से काम नहीं करते। पहले वॉर में क्या होता था, टैंक टू टैंक फाइट होती थी आमने सामने, बहुत क्लोज रेंज में होते थे। बट आज के टाइम पे वहां पे टैंक्स ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, ज्यादातर एज अ आर्टिलरी की तरह यूज हो रहे हैं। मतलब उस टैंक से शेल शूट होता है और वो दूसरी पोजीशन पे जाके हमला करता है, जैसे घरों पे या लोगों की किसी पोजीशन पे, गाड़ियों पे। बट उस तरीके से काम नहीं कर रहे टैंक्स आज की डेट में, इन ड्रोन्स की वजह से। जैसे आमने सामने पहले फाइट हुआ पहले करती थी, फ्रंट लाइन पे करते थे, अब फ्रंट लाइन वाले ये जी नहीं हाँ, रहे। फ्रंट से टैंक बहुत दूर भागते हैं कि हम दूर दूर से काम करेंगे। और टैंक्स के जो शेल हैं ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जब आर्टिलरी शेल दूर से आता है, जो तोप के शेल होते हैं, थोड़ा सा पता लग जाता है, आवाज आती है एक दुश करके। बट टैंक का शेल, क्योंकि क्या होता है कि जो आर्टिलरी है वो इस तरीके से काम करती है, शली ऊपर से फिर नीचे, बट टैंक का शेल इस तरीके से काम करता है। तो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। जब तक मेरी आंखों की पुतलियां चौड़ी होंगी, मतलब कुछ महसूस करके, तब तक मुझे पे हमला हो चुका होगा। ना आवाज है भी तो बहुत देर बाद पता लगेगी। साउंड की स्पीड बहुत कम साउंड की होती है। स्पीड निकलने के बाद आती है वहां तक। जी हाँ, धमाका पहले हो चुका है, आवाज बाद में आ रही है, ऐसा भी होता है। हाँ जी, एक और चीज आपने बताई थी, ड्रोन वाला एक केस बताया था ना, वो एक बारी ऑन द कैमरा भी मेरे को सुनना दोबारा, कि जब मैं आपसे पूछ रही थी कि लक का बहुत चांस होता है, हम बात कर रहे थे कि लक इसमें बहुत बड़ी चीज है ना। सो मैं ऑडियंस को बता देती हूँ कि हम लोग पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, इसमें लक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपका लक है तो आप बच जाओगे, लक नहीं है तो आप कहीं पे भी छुपे हो अब मर जाओगे। तो वैसे इनके साथ एक केस हुआ था ड्रोन वाला, वो भी बताएंगे ये। एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरा दोस्त, हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहे थे और हवाएं बहुत तेज चल रही थी। जब हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं, पेड़ ज्यादा हिलते हैं हवाओं से, तो एक अलग ही आवाज पैदा होती है पत्तों की। उस दौरान ड्रोन की आवाज सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तेज हवाओं के कारण भी बहुत तेज आवाज होती है, क्योंकि ड्रोन की आवाज बहुत धीमी होती है। जरूरी है कि जब वो बहुत दूर है तभी आप उसे सुन लो, जब वो पास में आ गया फिर तो सुन के कोई फायदा नहीं है। तो हुआ ये कि मुझे सुनाई दिया कि एक FPV हमारे पास आसपास है। FPV कामिकाज़े कहते हैं उसको। FPV ऊपर नहीं होता, थोड़ा क्लोज होता है ना वो। जी हाँ, FPV एक्चुअली सुसाइडल बॉम्ब ड्रोन्स हैं। ओके, वो बने ही सिंगल यूज के लिए, भाई खुद फटेगा आके। जी हाँ, उन पे बॉम्ब लगा होता है, उन्होंने आके बस टकराना होता है। एक्चुअली वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है, उस पे RPG का बॉम्ब लगा होता है और उसको कट करके उसमें इंजीनियरिंग करके 2 वायर्स निकाली होती हैं कॉपर की, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, थोड़ा गैप में रहती है। बट वो जब ड्रोन उड़कर किसी से टकराता है, प्लस माइनस की जो वायर्स हैं, कॉपर वायर्स, वो टच हो जाती है, एक स्पार्क पैदा होता है, एक्सप्लोजन होता है, और जिससे वो टकराता है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। भले उसने ब्रोनिजिलेट पहना हो, मतलब आर्मर। रशियन में बुलेट प्रूफ जैकेट को ब्रोनिजिलेट कहते हैं। ओके, और ब्रोनिक भी कह सकते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत केस देखे थे कि ब्रोनिजिलेट कुछ मदद नहीं कर सकता उसमें, ब्रोनिजिलेट के भी 2 हिस्से होंगे और उस इंसान के भी। अच्छा, मतलब सबसे हार्डेस्ट होती है वो। हाँ, बुलेट प्रूफ, वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, लेवल 3 जैकेट होती है। जी हाँ। और प्रॉब्लम ये है कि जब ड्रोन्स अटैक करते हैं, शार्पनेल हर जगह फैलते हैं। RPG का शार्पनेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो का या नॉर्मल जो हैंड ग्रेनेड्स होते हैं उनका जो शार्पनेल होता है, जो स्प्लिंटर्स होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। चलो आपकी आर्मर ने यहाँ तो बचा लिया इस एरिया में, बट अगर वो गर्दन में घुस गया तो नहीं बच सकते। उसके लिए ब्रोनिजिलेट में कुछ चीजें आती हैं गले के पास लगाने के लिए, बट इतनी बेनिफिशियल नहीं है वो। तो आपके साथ क्या हुआ उस टाइम?
तो हाँ, मैं बता रहा था कि मैं और मेरा दोस्त एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रहे थे और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि मुझे आवाज़ आई है। उसने कहा कि वहम होगा, हवाएं तेज चल रही है। और कुछ ही सेकंड के बाद वो ड्रोन हमारे सामने आ गया घूम कर। तो वो भी घबरा गया, मैं भी घबरा गया। और होता ही है नॉर्मल, अचानक से ऐसी चीज़ हो जाए तो। ड्रोन्स की, FPVs की इस समय कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसका पायलट बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑपरेटर। और हमारी किस्मत खराब थी कि ऑपरेटर इतना अच्छा नहीं था जो हमें मारने आया था। अगर आप थोड़ा अच्छी थी आपकी। हाँ, थी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि वो थोड़ा ऑपरेटर खराब था। अगर ऑपरेटर अच्छा होगा तो फिर बचना जी समझ गया। मुश्किल है। तो हुआ ये कि हमारे ऊपर अटैक करने लगा वो। तो उस तरह थोड़ा जिगजैग में भागना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि उस ड्रोन को अचानक मोड़ना बहुत मुश्किल है। उसको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेना पड़ता है घूमने के लिए। तो उसके लिए पायलट बहुत अच्छा होना जरूरी है। कभी कभार होता है कि खराब पायलट है, वो उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और वो जाके कहीं जमीन पे गिर गया और तब फट गया। उससे हम इंजर्ड हो सकते हैं लेकिन मरेंगे नहीं अगर वो थोड़ा दूर है तो वो पायलट थोड़ा खराब ही था। थोड़ा घूमा और अटैक करने के लिए मेरे दोस्त के पीछे भागा। पहले मेरे पीछे, फिर मेरे दोस्त के पीछे, क्योंकि वो घबराहट में थोड़ा सीधा भागना शुरू हुआ। फिर मैंने अपनी आफ्तामात से, रशियन में राइफल को आफ्तामात कहते हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स को, शूट करना शुरू किया और उस पर गोली लगी और बाम, वो RPG बॉम्ब फटा और उसकी जान बच गई। वो भी जमीन पे लेट गया था, गिर गया था। और वो जो उसके जो पार्ट्स थे, जो मेटल पीसेस होते हैं, वो मेरे हाथ को छू के ऐसे गुजर गए थे। ये कट के निशान उससे पड़े थे, बट ये नॉर्मल है। अब मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे अंदर नहीं घुसे। बट RPG के स्प्लिंटर्स इतने खतरनाक नहीं होते। जो ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऐसा भी होता है। जरूरी है कि जो हमारा बराकी है, जो हमारा एनिमी है, वो बहुत ज्यादा अच्छा ऑपरेटर ना हो। अगर वो बहुत अच्छा ऑपरेटर है तो फिर तो बहुत बुरा हाल है। पॉडकास्ट सुन रहा हो शायद शायद मेरी बात सुन ली। लैंग्वेज इश्यू। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने ना मज़ेदार बताई थी, लैंग्वेज वाला ना। सो बहुत सारे ऑर्डर्स जो आपकी कम्युनिकेशन चलती है वो रेडियो से चलती है वॉर में। जी हाँ। या सैटेलाइट फोन से चलती है? रेडियो से। रेडियो से। सैटेलाइट फोन बहुत महंगे होते हैं। हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब शायद ऑफिसर्स के पास होते होंगे ना। हाँ, बड़े कमांडर्स के पास, ऑफिसर्स के पास। रेडियो से चलती है आपकी। और आप मेरे को कुछ समझा रहे थे उसमें भी कि आपका एक ड्रॉबैक है उस साइड पे। जी हाँ, रेडियो में एक ड्रॉबैक है। हाँ, उससे कोई भी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और रशियंस को यूक्रेनियन लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट यूक्रेनियंस को रशियन लैंग्वेज समझ आती है। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब आपकी जितनी कमांड्स है वो उनको पता चल रही है। जी हाँ, वो सुन रहे हैं, पर वो तो डेसिफर नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या बोला है। ऐसा हमेशा नहीं है कि वो जो बात सुन रहे हैं हाँ। वो यूजफुल हो। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो मैं 5 लोगों के साथ हूँ। अब मेरे पास रेडियो है, तो मैं जब भी बात करूंगा रेडियो पे सिर्फ मैं ही बात करूंगा, मेरी आवाज यूज होगी, मेरा नाम यूज होगा, या जिमी, या इस देश, या कचुएता, या नीना अदायता। मतलब मैं जितेंद्र बात कर रहा हूँ, मुझे इस जगह पे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब चीजें मेरी आवाज में और मेरे नाम से होंगी। इससे सुनने वाले को लगेगा यार 100% नहीं है, ये भी कुछ भी 100% से सिक्योर नहीं है। कि चलो एक बंदा है, एक बंदे के पीछे क्या एनर्जी वेस्ट करनी, कुछ बड़ा टारगेट ढूंढते हैं। लेकिन मेरे साथ में 5 और लोग हैं। अगर वो कहे कि यार मुझे रेडियो यूज करने दे, वो नहीं करने दे सकते। उससे पता लग जाएगा अच्छा ये एक से ज्यादा लोग हैं, यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाएगा उन लोगों में। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ताकि यूक्रेनियंस उसका फायदा ना उठाएं और यूक्रेनियंस भी ये चीज करते हैं ताकि रशियंस फायदा ना उठाएं। दोनों लोगों को पता है। एरिया बहुत बड़ा है ना रशिया का। कहाँ से अटैक हुआ यूक्रेन का? अभी कुछ पोर्शन में हुआ होगी, ऑल ओवर उन्होंने घेर रखा है। काफी बड़ा हिस्सा रशिया के पास है यूक्रेन का, और कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि राजधानी में घुस जाएंगे। अभी वॉर पोखरोव्स्क में चल रही है। वो एक्चुअली यूक्रेन की बैकबोन है, वहीं से सारी सप्लाईज जाती है सभी मिलिट्री यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं। वो एक बारी जो रूट है सप्लाई का वो करी कट कर देगा रशिया। भाजी सोने में कैसे आता था? रात को सोते थे आप कि सो रहे हो? अब मतलब आम इंसान सो ही ना पाए कि इधर से बॉम्ब आया, इधर से गया। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप गए, मतलब ऑब्वियसली विद टाइम शायद आपको आदत होगी हो या कुछ ऐसा, स्टार्टिंग से बताओ।
मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने मेरी पोजीशन ऐसी जगह ऐसे लोगों के साथ करवाई जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर्स थे, जो 2 साल से वॉर में हैं। ओके। कोई ऑफिसर बनने वाला है, तो जो बहुत टाइम से होता है ना उस वॉर में, उसके लिए बहुत नॉर्मल होती हैं चीज़ें। और बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा साथी है, जो मेरी जो संगत है, हाँ, वो कैसे बिहेव करती है। हाँ. अगर सारे ऐसे हैं, Calm and हे composed. भगवान क्या होगा क्या होगा, डर तो लगेगा। मुझे भी डर लगेगा यार। हाँ, डरने की कि बात है, अब मेरे क्या से बड़े होगा? सीनियर्स अगर ऐसा Yes, करें, yes. बट उन्होंने कहा जिमी नॉर्मल स्पीड, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट स्लीप, ईट, स्लीप, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ, यस लिस्ट दिस प्रॉब्लम, ये गवरी दिव्या, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें बताऊंगा। और वो चीज़ हमेशा काम करती है। जब मुझे पहली बार वॉर जोन में भेजा गया था, मुझे पता नहीं था कि मैं वॉर जोन में जा रहा हूँ। मेरे कमांडर ने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें आज एक पोजीशन पे जाना है। सामान वामान तय कर लिया, पैक कर लिया सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि इतना सामान नहीं लेके जाना, जरूरी चीजें लेके जानी है। ओके, खाना पीना रख लिया, ज्यादा कपड़े नहीं रखने। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी वॉर जोन में जाने लगी। पहले हम वॉर जोन से थोड़ा सा पीछे थे, जहाँ हम थे वो भी वॉर जोन है, बट वहाँ यूक्रेनियन आर्टिलरी की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, यूक्रेनियन सोल्जर्स नहीं है। कुछ किलोमीटर्स बाद यूक्रेनियन सोल्जर्स भी हैं और उनकी आर्टिलरी। अगर आप यूक्रेनियन सोल्जर्स के ज्यादा करीब हो गए ना, तब वो आर्टिलरी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आर्टिलरी से उनके सोल्जर्स भी मर सकते हैं। सेम रशियन साइड पे भी ऐसा। तो जब मैं पहली बार गया कार में, तो मुझे बड़ा अजीब सा माहौल लगा गाड़ी के अंदर। सारी चुपके हो गई है, तो बड़े हंसी मजाक करने वाले बंदे हैं। वैसे रशियन आसानी से हंसी मजाक करते नहीं, बट वॉर में उनका चेहरा अलग ही होता है। उनको 24 घंटे हंसी मजाक चाहिए अपना दिल बहलाने के लिए। बार बार गाड़ी रोक रहे हैं, बार बार झाड़ियों में छुपा रहे हैं कार को, बार बार कहीं गाड़ी से उतर के जा रहे हैं, रेडियो पे पूछ रहे हैं क्या सिचुएशन है। कोई और बंदा सुन के बता रहे हैं, हाँ हाँ यहाँ पे भी ड्रोन उड़ रहा है, अभी मत आओ, अभी मत आओ, यहाँ पे नहीं उड़ रहा है, यहाँ पे आ जाओ। तो अगर आपको वॉर जोन तक पहुंचना है तो सीधा रास्ता नहीं है, बहुत छुप छुपा के ज़िगज़ैग करके पहुंचते हैं। वापसी आने का रास्ता भी थोड़ा ऐसा ही है। गाड़ी से गए, उसके बाद गाड़ी से उतरे, उसके बाद आपको पैदल जाना है उस जोन, तो गाड़ी मानी जाएगी। गाड़ी एक इजी टारगेट है ड्रोन्स के लिए। तो फिर आप पैदल जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा मुझे डर महसूस होने लगा, यार हम जा कर रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं पता लग रहा। और आवाज़ें आ रही हैं, जुक बूम, और अपनी आंखों से एक्सप्लोजन दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। और जिस दिन मैं गया था, उस दिन इतना हैवी अटैक नहीं था यूक्रेन का, इसलिए शायद वही दिन चुना गया। तो फिर मैं एक ब्लिंदाश में पहुंचा, वहाँ मेरा एक दोस्त मिला मुझे, पुराना दोस्त शहजाद, बहुत बढ़िया इंसान है। तो उसने मुझसे हालचाल पूछा, बिठाया, कॉफ़ी बनाई वहाँ पे। तो वहाँ पे ना हम गैस कैन, छोटे छोटे कैंस आते हैं, यहाँ भी होते हैं, कैंपिंग के लिए जाते हैं, वो यूज़ कर रहे थे और चाय वगैरह बना रहे थे। उसने कॉफ़ी पिलाई। तो जब मैं सोने लगा तो आवाज़ें आने लगी, शुक बूम। मैंने कहा किस चीज़ की आवाज़ है? कह रहा आर्टिलरी। तो कि मैंने कहा हमारी होंगी है? तो नहीं यूक्रेनियंस की। मैंने कहा मैं वॉर में हूँ? हाँ तो वॉर में है भाई। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है वॉर में। फिर उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। पूरी रात हमने हंसी मजाक किया। उस रात तो मैं सोया ही नहीं था, दिमागों को थोड़ा डर भी था और थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहा था, बता रहा था रशिया के बारे में, बता रहा था इंडिया के बारे में क्या सोचता है वो बता रहा था। ओके। बट शुरू के कुछ दिन थे सोने में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, अब बेसिक थोड़ा लाइफ जो वहाँ पे चलती है, जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स है, हमें बाथिंग चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, फूड चाहिए, पानी, मतलब ये बेसिक नीड्स है ना कि सुबह उठते हैं हम, सारी चीज़ें चाहिए। वहाँ पे वॉर में कैसे चलता है? वॉर में व्हाट इज द प्लेस? कैसे प्लेस होती है? कैंप्स बने होते हैं? कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे सोते हो, कहाँ पे खाते हो? लाइक कुछ ऐसे छुपी पोजीशंस बनाई होती हैं जो यूक्रेनियंस को ना दिखें। ओके। जंगलों के अंदर, जमीन के नीचे। अच्छा, ब्लिंदाश कहते हैं, डग आउट कहते हैं इंग्लिश में। ब्लिंदाश। वो कितनी हाइट का होता है? डिपेंड करता है। अगर उस मैक्सिमम 9 फुट होता होगा उसकी गहराई। Maximum 9। उसकी गहराई कभी उसमें झुक के भी चलना पड़ता है, कभी ज्यादा गहरा नहीं होता। ओके। अगर डायरेक्ट अटैक होता है इस ब्लिंदाश पे तो बचने का चांस नहीं है। थोड़ा लेफ्ट राइट आगे पीछे मतलब हो जाए तो नो प्रॉब्लम। वो जो वॉल्स हैं मिट्टी की बनी, वो आपको बचा लेंगे। तो हम उन पोजीशंस पे रहते हैं। जहां तक बात है खाने की, जिस तरीके से मैं आया था, कार में बैठ के बहुत दूर उतार दिया पोजीशन से, फिर पैदल आ रहे हैं सामान लेके, सामान ऐसे ही आता है।
और हर चीज़ नहीं ला सकते कि मेरा ये मन करा तो मैं ये भी ले आता हूँ। खाने की चीज़ें जो लंबे टाइम तक चल सकती है, जैसे कारतोश का, आलू को रशियन में कारतोश का कहते हैं, उसको उबाल के काफ़ी दिन चल जाता है। जैसे नूडल्स हो गए, मैक्रोनी हो गई, उनको पानी में उबाल के चल गया। चॉकलेट्स हो गई, कोका कोला बहुत ज़रूरी है। कोका कोला में शुगर और कैफीन होता है, तो वहाँ अच्छा एनर्जी का सोर्स हो जाता है। ओके। जी हाँ। और पानी का भी ऐसा है कि पानी ऐसे आता है, प्लस क्या है कि कई टूटे हुए घर हैं यूक्रेनियंस के, तो जो विलेज एरिया है ना, वहाँ कुएं भी होते हैं यूक्रेनियन उन घरों के, तो कई महीनों से पानी सड़ रहा है। 2-2.5 साल से वॉर चल रही है और पानी तब से सड़ रहा है। उसी को इकट्ठा करो, उसी को छान के पियो। वहाँ सिचुएशन थोड़ी ऐसी होती है। वहाँ नहाता कोई नहीं है वॉर जोन में, इतना पानी नहीं है वेस्ट करने के लिए। 3-3 महीने से नहीं नहाए, ऐसे सिचुएशन है। अच्छा, ऐसे भी होता है। बिल्कुल। और खाने का भी बहुत डिफरेंस होएगा। आप इंडिया से हो, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज के सोल्जर्स ना जो फाइट कर रहे हैं, वेदर यूक्रेन और वेदर रशिया। बिल्कुल। तो खाने का तो बहुत डिफरेंस है। जी हाँ, मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि अचानक से इतना मीट मैंने कभी खाया नहीं। इंडिया में क्या होता है कि हम थोड़ा ना टेस्ट पे ज़्यादा जाते हैं। हाँ। मीट भी हमें चाहिए तो मसालों के साथ। यहाँ पे मैं कैन खोलूँ तो एक बॉयल मीट है, वो भी शायद पिग का या फिर किसी और चीज़ का। बट फिर सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही है। आपको एक कहावत है ना, पंजाबी में भी कहते हैं और हिंदी में भी कहते हैं शायद, भाई तगड़े रहो, तगड़े। वहाँ तगड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब वहाँ तगड़ा हो नहीं सकता कोई, खाना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है वहाँ। आप सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन एंड में आपको ही अपने आप को संभालना है, क्योंकि हर कोई ऐसा ही कर रहा है अपने साथ। अपने खाने का ध्यान आपको रखना है, पीने का ध्यान खुद को रखना है, वो चीज़ है। ठीक है भाजी, आप रशियन आर्मी में रह के आए हो। जी हाँ। एक इंडियन आर्मी भी है। हाँ। तो थोड़ी टेक्निक्स हैं जो डिफरेंस बता सकते हो, क्योंकि शायद कोई आर्मी वाला भी देख रहा हो, इंडियन आर्मी वाला, तो चीज़ें पता चले कि अच्छा वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। जी हाँ। वैसे तो आई लव इंडियन आर्मी बिकॉज ये मेरे अपने देश की आर्मी है। और मैं जब छोटा था तो मैं ज्वाइन भी करना चाहता था, बट काफ़ी सारे रीजन है जिस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी करो भाजी, आपके पास रशियन एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे काम आएगा। अभी थोड़ी एज भी ऊपर हो गई है। अच्छा। हाँ। कुछ होता होगा ज्वाइन करने वाला क्राइटेरिया। जी हाँ। हाँ, अगर मुझे कभी मौका मिला राष्ट्रीय राइफल्स में जाने का, जो कि चांसेस 0 है, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं फ़ैन हूँ उनका। वो 12 महीने ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कश्मीर में, और मुझे वो बहुत पसंद है राष्ट्रीय राइफल्स। और ये है कि मुझे इक्विपमेंट बहुत अलग लगे इंडियन आर्मी के। जैसे रशिया में क्या था कि जब हमारी ट्रेनिंग हुई, हमें यूनिफॉर्म मिला, बूट्स मिले, लेदर के बूट्स थे शुरू में। मिलिट्री को लेदर के बूट ही मिलते हैं पूरी दुनिया में। ये दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वॉर में लंबे टाइम के लिए ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत हार्ड होते हैं, कंफर्टेबल नहीं है। आप 24 घंटे एक ऐसी पोजीशन पे हो, आपको हर चीज़ परेशान कर रही है। कभी कोई चोट, कभी खाना अच्छा नहीं है, ऊपर से ऐसे हार्ड शूज़, थकावट हो रही है, भारी भारी सामान आप उठा रहे हो। ये लेदर शूज़ बहुत भारी हैं। प्लस क्या होता है, इनसे उछल कूद करने में, भागने दौड़ने में आगे के नेल्स भी टूट जाते हैं पैर के, और ऐसी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। और इसमें पसीना ज़्यादा आता है। वहाँ पे आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, नहाना अच्छा नहीं है, आपको एलर्जी हो सकती है। रिंग वॉर्म वगैरह की बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। तो लेदर शूज़ बहुत प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इससे अच्छा है कि मैं कोई स्पोर्ट शूज़ यूज़ कर लूँ। बट अब रशियन आर्मी ऐसे बूट्स यूज़ कर रही है जो होते हैं मिलिट्री के, बट लेदर के नहीं होते, कंफर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं। मेरे पास भी रखे हैं घर पे, मैं लेके आया था। और इंडियन आर्मी के बूट्स बहुत अच्छे हैं। आई लव इंडियन आर्मी, सारे इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, और गवर्नमेंट उनको बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, मैं तो ये समझता हूँ। बट इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, जो कि हमें दूसरे देशों से दिखना चाहिए, अडेप्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो आप आर्मी के बारे में, अभी आपने इंडियन आर्मी के बारे में बताया, उससे पहले ना आपने एक लाइन हमें बताई थी कि एक आर्मी ज्वाइन करना और एक वॉर में रहना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी हाँ, बिल्कुल, है ना। वो आपका साइकोलॉजिकली आपको चेंज कर देता है, आपको देखने का विजन चेंज कर देता है अगर आप बच गए तो, बिल्कुल, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में आपने ऐसा बोला, आपने आर्मी को एक्सपीरियंस किया है, करना चाहते थे, आपने उसके बारे में स्टडी किया था? मैंने सुना था कि ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से, वॉर में या वॉर सिचुएशन में रहने से, जो बच्चे भी पैदा होते हैं उस सिचुएशन में, या लोग रहते हैं, या सोल्जर्स भी जाते हैं, उनको
पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, PTSD वगैरह होता है। और जब तक मैं वॉर में था मैं बड़ा जोश में था, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जब मुझे डिस्चार्ज किया गया, मैं इनके साथ रहा, पंजाब वालों के साथ कुछ दिन यहाँ पे, क्या नाम है इसका, चेचनिया में, जहाँ पे हेड ऑफिस था। उनको वो लक्षण मुझ में साफ दिख रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है। अब मैं ठीक हो गया हूँ उस मामले में, मुझे लगता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया इस चीज़ को। बात बात पे एग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, झगड़ रहा है सबसे, वो सब चीज़ें हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ थोड़ी सी अलग लगने लगती है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं मतलब हमारे थॉट प्रोसेस में। खुद पे काम भी करना पड़ता है ना, नहीं मुझे ठीक रहना है। जी हाँ, मतलब मुझे ना अपने आप में बहुत ऐसा लग रहा था यार कितनी बेइज्जती की बात है, वहाँ वॉर चल रही है, मैं बीच में छोड़ के आऊंगा। तो मतलब ऐसा होता है, मेरे दोस्त वहाँ मर रहे हैं, मेरे दोस्त सिचुएशन में, और मैं यहाँ पे हूँ। और एक होता क्या है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों के साथ रहे होते हैं ना, उनके साथ इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है। मैं तो फिर उनको छोड़ के आना भी ऐसा लगता है ना। बिल्कुल, जिस दिन मेरे को वहां से वापसी जाना था तो मुझे बड़ा खराब लग रहा था। आपने जो हैट पहनी है ये कौन सी यूनिफॉर्म है, रशियन या इंडियन? ये इंडियन यूनिफॉर्म है। मेरे पास जो बैग है ना वो रशियन यूनिफॉर्म का बैग है। अच्छा, आप थोड़ा कंपैरिजन बताओगे, चाहे वो मतलब हमारा मतलब कंपैरिजन इन द सेंस कि इट्स इन अ गुड वे। कोई इंडियन आर्मी से देख रहा है, पहले तो जय हिंद सर, आप देख रहे हो कहीं भी बैठ के इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आप तैनात हो तभी ये पॉडकास्ट मुकम्मल हो रही हैं चीज़ें इंडिया में। तो बस था कि कुछ ऐसी बातें हो जाए, उनके लिए भी हो जाए। और क्या कंपैरिजन क्या है, मतलब कंपैरिजन इन अ गुड वे, हैंडलिंग, गन की हैंडलिंग या चीजें, डिफरेंसेस, वी वांट टू नो डिफरेंसेस। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी के बारे में कुछ मैं गलत बुरा नहीं कह रहा। आई लव इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी। मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा ऐसा थॉट है, रशियन आर्मी जो यूनिफॉर्म यूज कर रही है, एक तो वो बहुत कंफर्टेबल है, और उसका जो कलर है, जो उसका पैटर्न है, कैमोफ्लेज है, वो छुपने में बहुत हेल्प करता है वॉर के अंदर। और जब वो थोड़ा मैला हो जाता है टाइम के साथ, मिट्टी वगैरह लगती है, तो वो और अच्छा हेल्प करता है एनवायरनमेंट में मिक्स होने में। अभी जैसे मैंने हैट ली है, ये मेरे फ्रेंड ने दी है मुझे, इंडियन आर्मी में है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। ये बहुत आसानी से दिखेगा मुझे अगर मैं ड्रोन ऑपरेट कर रहा हूँ। इसमें जो वाइट पैटर्न्स है ना, ये मुझे बहुत आसानी से दिखेंगे। और जो यूनिफॉर्म आई है, ये थोड़ा सा ना ऑरेंज कलर है। आई लव दिस यूनिफॉर्म, एक रिस्पेक्टेबल यूनिफॉर्म है, बट ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है मुझे। मतलब ये थोड़ा ऑरेंज और रेड कलर जो होते हैं ना, ये बड़े तड़कते भड़कते टाइप कलर्स होते हैं, अलग ही दिख जाते हैं। बट ग्रीन कलर, थोड़े डार्क कलर्स ना, उनको देखना बड़ा मुश्किल होता है, वो रल मिल जाते हैं, कैमोफ्लेज में हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी दुनिया की कोई भी आर्मी हो, वो पर्सनली खुद भी यूनिफॉर्म खरीद के पहन सकती है। रशिया में भी ऐसा होता है, और भी बेटर क्वालिटी की यूनिफॉर्म्स आती हैं, और बेटर कैमोफ्लेज के साथ, और उसमें और कुछ एड ऑन्स भी होते हैं। जैसे उसमें और अच्छी तरीके से पॉकेट्स होती हैं, टैक्टिकल पैंट्स आती हैं, उनमें पॉकेट्स यहाँ नहीं होंगी, थोड़ी पीछे को होंगी, ताकि सामान रखने में दिक्कत ना हो। अगर मैं भाग रहा हूँ, पॉकेट्स मेरी यहाँ पे है, मैंने यहाँ सामान और रख लिया। झाड़ियों में ये फंसेंगी पॉकेट्स, थोड़ी साइड पे होती है। अगर मेरी पॉकेट थोड़ी यहाँ पे है, तो मुझे एक प्लस पॉइंट होगा कि हाँ यार, मुझे बस भागने पे ध्यान देना है, कुछ ऐसे फंसेगा नहीं मेरा। मुझे मैगजीन चेंज करनी है, मैंने यहाँ से मैगजीन ली और लगा दी। अब क्या है कि वहाँ वॉर में लोगों को चीज़ें समझ आई, जो हमारा ब्रोनिजिलेट होता है, जो हमारा आर्मर होता है, उस पर मैगजीन लगाना, जो हमेशा से चलता आ रहा है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। जब कोई बॉम्ब गिरता है, मतलब आर्टिलरी गिरती है, आपको लेटना बहुत ज़रूरी है। आप ज़मीन पे लेट जाओ, और 100% नहीं बचा सकता वो, हमेशा काम नहीं करती, कोई भी चीज़ 100% नहीं है, बट उसमें चांसेस ज़्यादा है कि आप सर्वाइव कर जाओ। क्योंकि एक्सप्लोजन जब होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, शार्पनेस होती है, ऊपर की तरफ थोड़ा वी शेप में जाती है। अगर मैं लेट जाऊं तो मुझ पर इफेक्ट थोड़ा कम होगा, बट अगर मेरे यहाँ पे मैगजीन्स लगी हुई हैं, ऊपर से मेरा ब्रोनिजिलेट भी है, और अगर मैं लेट जाऊं तो मुझे पहले ही जमीन से कुछ इंचेस और उठा देगा वो, तो मुझ पे अफेक्ट ज्यादा होगा उस बॉम्ब का। मैं और ज्यादा जमीन से और नहीं ज्यादा जुड़ पाऊंगा, थोड़ा ऊंचाई पे आ जाऊंगा। अब इंडियन आर्मी में ऐसा हो रहा है
खैर हो सकता है वो इनका तरीका इंडियन आर्मी का तरीका अच्छा हो, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, मैं कोई बहुत बड़ा जी जी वी अंडरस्टैंड भाई, बट मुझे जैसे कंफर्टेबल लगा कि मैं यहाँ पे ना लगाऊं, और जैसे दूसरे सोल्जर्स ने मुझे समझाया यहाँ पे लगाना सही नहीं है, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा कहीं पॉकेट वगैरह में डाल लूं, वो मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ की जो पॉकेट्स होती है ना, यहाँ तो कभी नहीं डालना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ इंजर्ड हो गया, मुझे यहाँ कोई चोट लगी, कोई शार्प नेल घुस गया, मेरे यहाँ से खून बह रहा है, हाँ. मुझे खून रोकना है, अगर मेरे पॉकेट में कुछ है, हाँ. मैगजीन है, टेलीफोन है, तो मैं खून रोक नहीं पाऊंगा। और मेरी उस टाइम हालत ऐसी होगी, मेरे पास कुछ सेकंड्स हो गए खून रोकने के लिए, कुछ सेकंड्स के बाद तो इतना खून बह चुका होगा कि मैं होश में नहीं रहूंगा और मेरी जान चली जाएगी। एकदम से रोकना होता है उसको। जी हाँ बिल्कुल, इमीडिएटली। टॉर्निकेट कहते हैं, रशियन आर्मी के पास टॉर्निकेट होते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इंडियन आर्मी के पास होते हैं नहीं होते, स्पेशल फोर्सेस के पास तो होते हैं, मैंने देखा है वीडियोस में। जब भी आपको यहाँ पे चोट लगे या आर्म पे चोट लगे, मान लो मुझे यहाँ चोट लगी है, यहाँ लगी है, तो या फिर यहाँ पे या यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नर्व्स होती है इस एरिया में, तो मैं इसको खून रोक दूंगा। ये एक मोटी नसें होती हैं यहाँ पे, ताकि खून बहे ना आगे से जाके। हो सकता है मैं शूट कर रहा हूँ, किसी वजह से मेरा हाथ चला गया यहाँ से, मेरा खून बह रहा है, अगर मैं यहाँ पे टॉर्निकेट बांध दूँ खून रोकने के लिए, वो एक टाइप की रोप होती है, 2 टाइप की आती है वो भी, खून रोक दूँ तो खून बहेगा नहीं, मेरी जान बच जाएगी खून बहने से। तो ये चीजें रशियन आर्मी बहुत ज्यादा फोकस करती है सिखाने में, भाई और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। ज्यादातर जो जाने जाती है ना वॉर में, वो खून बहने की वजह से जाती है, क्योंकि उसी समय कोई डॉक्टर तो मिलेगा, इंजरी थी वो हील नहीं हुई और उसके कारण। जी हाँ अजय, आपने वैसे कितनी बड़ी बात बोली ना अभी कि हो सकता है किसी कारण मेरा हाथ चला जाए, मुझे खून रोकना है, मतलब बहुत इजीली बोल दिया आपने। अपने काफी दोस्तों का जिक्र किया, आपने बोला वो है, फिर आप साथ में बोलते हो अब वो नहीं है, और आप हंसते हुए बोल रहे हो। हाँ, मतलब मुझे भी थोड़ा मुझे अफेक्ट करती हैं वो चीजें। मतलब मेरा हर बात पे ना जब आप ऐसे बोल रहे हो, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मेरा दिल ऐसे जा रहा है। रशियंस ना ऐसी सिचुएशन पे कई बार ऐसा होता है, उनके पास एक वर्ड है डोंट केयर को रशियन में बोलते हैं, वो वर्ड थोड़ा सा खराब है वैसे तो, पूक हुई, मतलब कुछ भी बहुत बुरा हो जाए, पूक हुई। तो शुरुआत में मुझे ये चीज़ें बहुत बड़ी लगती थी, बट रशियंस के साथ बीच में रह के बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे ऐसी लगने लगी है, आई डोंट केयर। और मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा अडैप्ट हो गया हूँ, या फिर हो सकता है मुझ में थोड़ा सा। यस क्योंकि आप इमोशनल लोगे, आप तो आर्टरी को टारगेट ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपने तो बहुत चीजें देख ली ना। अब क्या नाम है, मैं जब रोस्तव में था तो एक बहुत सीनियर कमांडर थे, वो मास्क पहनते थे, कभी चेहरा नहीं दिखाते थे किसी। अच्छा। हाँ, तो वो ट्रेनिंग देते थे। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि यार इतनी कंट्रीज के लोग आ गए हैं, अगर कुछ कभी मुझे उनसे फील हुआ तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी तो तुम्हें बंदूक चलाने सिखाई है ना, और वो हंसते हुए बोल रहे थे, उनके लिए ये सब चीजें मजाक टाइप से थी। उन्होंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस ही हूँ, ये मेरा बात करने का तरीका है, ये वैसे भी मेरा बात करने का तरीका है, और हो सकता है मुझ में थोड़ा बचपना हो, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, और मैं अभी शराब पीने के लिए लीगल नहीं हुआ हूँ, 25 साल का नहीं हुआ, लेकिन वॉर में जाने के लिए लीगल हो गया हूँ, 18 साल से ऊपर का जा सकता है। तो बचपना तो थोड़ा सा है मुझ में, लेकिन नहीं बाजी, वो पॉजिटिव चीज है जो आप इतनी बड़ी चीजें देख के आ गए ना, उसके बाद आप ऐसे बात कर रहे हो। माइंड कंट्रोल का बहुत बड़ा एग्जैक्टली। और आप ना मेरे को ये चीज बताओ, जैसे आप कभी गए जहाँ पे आप एक वर्ड यूज करते हो मीट ग्राइंडर, जी हाँ, है ना, वो क्या है, हाउ यू एक्सप्लेन दैट, मतलब अगर कॉमन पीपल को हमें समझाना है जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने वर्ड यूज़ किया मीट ग्राइंडर बन जाती है वो जगह, वो कैसी होती है, मतलब डेड बॉडीज होती है या व्हाट्स द सिचुएशन? कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं, आपके पास कितनी ही मैन पावर क्यों ना हो, कितने अच्छे वेपन क्यों ना हो, बट आपकी किस्मत साथ नहीं देती। वो पोजीशन ऐसी है ना, वो हमारे हाथ आ रही है ना, वो यूक्रेनियन के हाथ आ रही है। अच्छा, मतलब हाथ को आया मुंह को ना लगा, ऐसी कहावत है ना। हाँ, मेरा उस पर कंट्रोल है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के चक्कर में मेरे बहुत लोग मर रहे हैं। वो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, यूक्रेनियंस के लिए अच्छी विजिबिलिटी है, वहाँ पे अच्छे से अटैक कर सकते हैं, रशियंस के लिए भी कई बार ऐसा सेम हो जाता है, लोग मर रहे हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे अटैक करना ईजी है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग मरे हैं मैं उनको ला नहीं सकता, अगर मैं उनको लेने जाऊंगा तो वो मुझे आपको भी मार देंगे। बिल्कुल। तो वो 2-2.5 साल से वॉर चल रही है, कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, बॉडी
वहाँ पड़ी है, सड़ रही है, कुत्ते भी दिखा रहे वही हैं। पड़ी है, बिल्कुल हाँ कोई जा नहीं डंप सकता यार्ड वहाँ पे। बना हुआ है। बिल्कुल, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, लोग मरे हुए हैं। ऐसी ट्रेंचेस बनी हुई है जहाँ एक दूसरे के ऊपर पड़े पड़े लोग सड़ रहे हैं। फिर जब नई जो ग्रुप्स होते हैं, नई टीम्स आगे जाती हैं, नाक बंद करके जा रही हैं, इतनी मक्खियां बिन बना रही हैं वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, मतलब लोग मरे लोगों के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ऐसा ठीक है होता ठीक है। कुछ मैं थोड़ी वेपन्स की बातें कर लूँ, मुझे मेरे सवाल हैं वॉइस के ना। ओके। तो हम पबजी खेलते हैं भाजी, BGMI, हम इंटरनेट वाले सोल्जर हैं। काफी है ना। पबजी गेम में ही अच्छी है, रियल लाइफ में बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहां पे रिवाइव हो जाता है ऐसे हाथ लगा के? नहीं, कोई रिवाइव नहीं होता वहाँ पे। खुद को अपने टॉर्निकेट बांध के शायद बचा लिया तो बचा लिया, अगर इधर या उधर चोट लगी है। बुलेट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तो चलो आर्मर प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। कोई भी चीज 100% कुछ भी 100% नहीं है। मुझे ये चीज नहीं सीखने को मिली, कुछ भी 100% हाँ नहीं है। कुछ भी हो सकता है। लक बहुत मायने रखता है। लक है। एक बार की बात है, मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि हम लिंदाश में हैं, हमें अगर वॉशरूम भी जाना है ना, तो हमें सुन के जाना पड़ता है ड्रोन तो नहीं उड़ रहा। ओह अच्छा। और हो सकता है कि दूर बैठा स्नाइपर हो, वो हमें देख ले, रात को शूट भी करे। तो मैं गया, मैंने अपने ग्रुप के बंदे को बोला, यार मैं जरा वॉशरूम हो गया रहा हूँ। उसने बोला, मैं इशारे से बोला नादा स्लूशु, रशियन में इसका मतलब होता है, इंग्लिश में सॉरी हमारी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है सुन लेना, ध्यान रखना, सुनना ना। स्लूशु मतलब सुन लेना करी। और ठीक है, मैं गया, ड्रोन की आवाज तो नहीं आई, मैं था अपना जो भी कर रहा था। मुझे ना ऐसे आवाज आई 3 बार, शुक शुक शुक। मैंने कहा बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या गुजरा है पास में से। मैंने जाके बताया, फिर वो बाहर आया देखने के लिए, शुक। फिर मेरे को खींच के लेके गया, स्नाइपर स्नाइपर है। तो उसने मुझे बताया कि भाई स्नाइपर है। कह रहे कितने शूट करे? मैंने कहा मुझे 3 बार सुनाई दिया, शुक शुक। खराब स्नाइपर होगा वो शायद। 3 सुनाई दी और वो बाहर गया, वो भी देख कर और स्नाइपर की बुलेट बहुत हैवी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक झटके में मार देती है बंदे को। और हमारे ग्रुप में 1-2 बंदों के पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट थे। क्या होता है कि कुछ लोग, मैं भी ऐसा करता था, आपके पास अच्छे पैसे आए, हर चीज तो आर्मी आपको नहीं देगी। कुछ इक्विपमेंट आपने बाहर से खरीदे मार्केट से। कुछ के पास नाइट विजन था, कुछ किसी के पास थर्मल था, वो क्या नाम है, हेलमेट में अटैच हो जाता था। रशियन में उसको कास्क कहते हैं हेलमेट को। तो कभी कभी हम लगा के देखते थे, बुलेट्स ऐसे जाती हुई दिखाई देती थी, ग्रीन ग्रीन कलर की, तो अच्छा लगता था। बट वो दिन बड़ा कमाल का था, मतलब 3 गोलियां मेरे पास से गुजर गई, बस भगवान की दया थी मैं बच गया। और वो मुझ पर इतना चिल्ला रहा था बाद में, कह रहा जब तुम एक बार में बात सुनाई, आवाज आ गई है तो तू वापसी पीछे आएगा नहीं। मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आया, पहली बार मैंने स्नाइपर की आवाज सुनी। तो ऐसा होता है, बहुत स्पीड ही बहुत होती है। ओके बाजी, एक आपने बताया था कि गन को पकड़ते कैसे हैं? हाँ, हैंडलिंग कैसे होती है गन की? वैसे तो सबके अपने अपने कंफर्ट की बात है, और इंडियन आर्मी का भी अपना तरीका है जो मुझे सिखाया गया, जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे इंडियन आर्मी गन को थोड़ा ऐसे पकड़ती है, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा हाथ ऐसे खुला रखती है। अब रशिया में ये चीज थोड़ी गलत मानते हैं, ये तरीका गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि गन को थोड़ा पीछे से पकड़ो, जहाँ मैगजीन लगी होती है ना, ये हाथ थोड़ा ऐसे रहे, इस तरीके से, ये एक चीज यहाँ कवर रहे, और ये हाथ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, मेरी बॉडी थोड़ी सी छोटी हो गई, कुछ निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया, और थोड़ा सा आगे को झुक जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा साइज छोटा हो गया, मुझ पर निशाना लगाना मुश्किल है। और प्लस क्या है, अगर बुलेट मुझ पे लगती भी है सामने से आके, तो पहले मेरे आर्म्स पे लगेगी, और अगर मैं ऐसे हाथ खोल के रखता हूँ तो बुलेट सीधा यहाँ लगेगी जहाँ नर्व्स है मेरी। आर्मर मुझे यहाँ तो बचा लेगा, यहाँ नहीं बचा पाएगा। तो ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये क्लोज रेंज में तो बहुत अच्छा है। अगर बहुत दूर है कोई, तब ये वाला हाथ मुझे थोड़ा आगे रखना पड़ेगा ताकि गन ज्यादा ही लेना, लेकिन ये हाथ मेरा ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। श्रीलंकन्स थे वहां पे, जो एक्स सोल्जर्स थे, श्रीलंकन आर्मी में काम कर चुके थे, वो भी यही तरीका यूज करते थे, हाथ खोल के रखने वाला। और उन्होंने बाद में समझाया ये तरीका बहुत गलत है। अगर आप लोड भी कर रहे हो मैगजीन को, तो आप ऐसे नहीं करोगे, आपने लिया मैगजीन निकाली लगा रहे हो। तो उनका तरीके 2 तरीके थे। आप या तो आफ्टरमाथ को ऐसे करोगे, सामने लेके आओ राइफल को, ताकि अगर कोई सामने से बुलेट आ भी रही है तो पहले उस पर लगे आर्मर पे, आपका फेस बच जाए।
या फिर अगर कोई छुपने की जगह है तो उसके पीछे जाके चेंज करो। श्रीलंकन्स का थोड़ा ऐसा था, उनका तरीका भी सही, उनको सही लगता था। अच्छा यहीं मैं खड़ा हो जाऊँ, यहीं मैं मैगजीन बदल लूँ, सामने वाला कुछ भी करके चला जाऊँ, तो वो तरीका बहुत गलत है। और श्रीलंकन्स बहुत मारे गए थे। रीजन ये था कि उन्होंने वैसी वॉर कभी अपनी कंट्री में देखी नहीं थी, ऐसी आर्टिलरीज, ऐसे ड्रोन्स। उनका मानना था कि हमें सब कुछ आता। ऐसे सब सारे नहीं, मेरे कई श्रीलंकन दोस्त भी थे, बट कई बंदे इस वजह से मारे गए, वो इस ईगो में थे, नहीं हमने जो सीखा वही सबसे अच्छा। बट वहां पे वो चीज मार खा गई। उनको टॉर्निकेट बांधना नहीं आता, अपना खून रोकना नहीं आता, कोई इंजर्ड हो गया उसकी मदद करनी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजर्ड हो गया, अगर मुझे ठीक से बैंडेज बांधना नहीं आता, वो इस लायक नहीं कि खुद का खून रोक पाए, मुझे उस दूसरे का करना नहीं आता, तो उसकी जान चली जाएगी। यस यस। तो एक अच्छा सोल्जर वही है जो अपनी तो जान बचाए और दूसरे की भी बचा सके। अब कोई इंजर्ड हो गया, मैं घबरा जाऊँ, मैं क्या करूँ, तो ये बहुत खराब है। तो हर चीज का पता होना जरूरी है, उसको कैसे हैंडल करना। सेकंड्स में वर्क करना होता ना कि हुआ फटाफट ये। जी बिल्कुल। और एक बार की बात है, एक चेचेन्स्की था, मतलब चेचेनिया का एक सोल्जर था रशियन आर्मी का, वो इंजर्ड हो गया था। उसका ये सारा हिस्सा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उस पर बैंडेज वगैरह बांधी थी उसके साथियों ने। मेरा दोस्त था शजाम, वैसे तो मेरा सीनियर था वो, क्योंकि उसको काफी टाइम से है वॉर में, तो ये उसका रियल नेम नहीं है। और तो हमने जुगाड़ लगाया, हम जाएंगे भाग के, उसको उठाएंगे और जल्दी जल्दी लेके आएंगे। उसका सीधा रहना बहुत जरूरी है, हम उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। तो इक्विपमेंट देती है रशियन आर्मी, वो स्ट्रेचर टाइप होता है लेकिन वो कपड़े का बना होता है। हमने उसको जल्दी जल्दी रखा, उठा के भाग रहे हैं, और हम पे फिर भी क्लस्टर अटैक हुआ, क्लस्टर बॉम्ब, पट 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 पट, वो क्लस्टर बॉम्ब जो मैंने आपको बताया, ऊपर वाले की दया थी, बच गए। और लेकिन मुझे वो दिन लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि मैंने किसी की लाइफ बचाई। आई डोंट केयर पुण्य पाप, आई डोंट केयर, बट हाँ मैं कुछ ऐसा कर सका अपनी लाइफ में। मतलब मुझे कोई पुण्य पाप का लालच नहीं, जी जी, लेकिन किसी के काम आ जाओ ना, किसी की लाइफ बच जाए। अब जब उसको हमने निकाला, कुछ देर बाद एक गाड़ी आई हमारी छुप छुपा के रात के टाइम, हमने उसको गाड़ी में लिटाया, उसने हाथ पकड़ के ऐसे कहा पसीबा ब्रात पसीबा, सारे हम तीनों चारों को बहुत अच्छा लगा। किसी की मदद करना उस सिचुएशन में, और जब खुद की जान खतरे पे हो, तो एक बहुत अच्छी हीरो वाली फीलिंग आती है, यू डिड समथिंग लाइक अ हीरो। तो वो एक मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। वाह बड़ी ये चीज़ें जो बताई ना आपने, मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी चीज़ें आपने जो बताई सुनी है, पहली बार मैंने। और जो टेक्ट्स हैं गन के ना, ग्रेनेड कहते हैं, बॉम्ब कहते हैं, ग्रेनेड रशियन में ग्रेनाद कहते हैं, ग्रेनाद। कौन से टाइप्स के होते हैं वो? 2 टाइप के आते हैं। एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसके स्प्लिंटर्स बहुत अच्छे होते हैं। मुझे इस टाइम उसका इंग्लिश में नाम याद नहीं है, वैसे रशियन में तो फा कहते थे, जो मोस्टली हम यूज करते थे। ओके। और मोस्टली वही यूज होता है फा। एक होता है इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, बट वॉर में उसका ज्यादा काम है नहीं। जो हैवी ग्रेनेड है, 2 टाइप के ग्रेनेड होते हैं, मेरे फोन में फोटो भी है। मैं हमेशा 2 ग्रेनेड अपने पास रखता था। मुझे सिखाया गया था मेरे दोस्तों द्वारा, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुझे लगता है कि अब तो पकड़ा जाएगा, तो 2 ग्रेनेड हमेशा अपने पास रख, एक सामने वाले के लिए और एक अपने लिए। ग्रेनेड खोलो और अपनी गर्दन पे लगा लो, तो जिंदा पकड़े गए तो वो बहुत बुरी हालत करेंगे। इसलिए मैं हमेशा 2 ग्रेनेड अपने साथ रखता था। वो किसी के लिए नहीं है, वो मेरे खुद के लिए। मैं जिंदा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। और पाजी जब जाते हो वॉर पे, कौन सी चीजें कैरी करते हो? वहाँ पे जरूरत है तो खाने की, ठीक है, खाना लिख लिया, बुलेट्स, पेट्रोल की, बेंजीन की, जनरेटर चलाना होता है। अच्छा। जनरेटर को भी बहुत छुपा के चलाना पड़ता है, खड्डा खोद के, छुपा के। ओके। बट जनरेटर हर जगह नहीं होते। वेपन्स में क्या क्या लेके जाते हो? वेपन में रशियन में कहते हैं पैकेम, इंग्लिश में PKM कहते हैं उसको, रशियन में कहते हैं पैकेम। और वो एक वैसी मशीन गन है जो कि सिंगल शॉट के लिए तो अच्छी नहीं है, कवर देने के लिए बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सारी बुलेट्स एक बार में चलती है, पैकेम कहते हैं उसको। और उससे भी एक किस्सा मुझे याद आ गया, मैं आपको बताऊंगा। जी। और हमारे पास होती है AK
74, AK-112 ग्रेनेड्स होते हैं, और वहाँ रशियंस की पसंद है AK-74 ऑल टाइम। 74। और वन टाइम में बुलेट्स अगर कितनी कैरी करते हो? 30 किलो का एक पेटी आता है। अच्छा, वो 5 लोगों का यूनिट का एक पेटी हाँ, पूरा लेके जाते जितनी ले जा सकते हो ले जाओ, अच्छा, वहाँ तो खपत होने वाली है। और 30 किलो की एक पेटी होती है, लक्कड़ की होती है, उसमें काफी बुलेट्स होती है। कौन सी बुलेट डलती है उसमें? 5.65 कैलिबर, 5.45 कैलिबर, और AK-47 में डलती है 7.62 कैलिबर। यस, ठीक है। आप एक किस्सा बताने लगे थे उसका। हाँ, वो उसका, मैं एक बारी अटेंडेंस लगवाने गया था। मतलब वॉर में होने के बाद आपको पीछे एक बारी आना पड़ता है अटेंडेंस लगवाने के लिए, कि बंदा भागा नहीं है जी, अक्सर वो चक्कर होता है, लोग भाग जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे वागनर वालों की ट्रेनिंग चल रही थी साथ में। वागनर एक ग्रुप है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वो रशियन मिलिट्री का हिस्सा नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, उनके किस्से बहुत अलग हैं। अगर मुझे रशियन आर्मी में कोई प्रॉब्लम है कमांडर को लेके, कुछ भी रीजन है, तो मैं मिलिट्री पुलिस के पास जा सकता हूँ, बड़े कमांडर्स के पास जा सकता हूँ। बट वागनर में ऐसा नहीं होता। अच्छा, वागनर में बहुत अलग चीज़ है। मतलब रशिया को समझ आया कि ऐसे काम है जहाँ हाथ गंदे करने पड़ेंगे, और अगर हम अपनी रशियन आर्मी को भेजेंगे तो हमारा नाम खराब होगा। तो जहाँ हाथ गंदे करने पड़े वहाँ इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को भेजो, कि अगर कुछ हो भी, जी हमने नहीं किया, कंपनी है, हम तो सिर्फ पैसे देते। तो हुआ ये कि वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, और एक बंदा था उनका जो कमांडर था, उसने मुझे देख लिया, किसी ने उसको बताया कि ये थोड़ी थोड़ी रशियन बोल लेता है, और ये ठीक है, उनके ग्रुप, दूसरे के ग्रुप में है। मेरा खुद का कमांडर बहुत अच्छा था, उस दिन उसने मुझे बचा लिया। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरे ग्रुप में। मैंने कहा मैं तो पहले से इनके ग्रुप में हूँ, मैं क्यों जाऊँगा। कहते नहीं, अब से तो हमारे ग्रुप में हो गए। वो थोड़ा गुंडे टाइप भी हैं उस एरिया में। तो उन्होंने एक बंदे की फ़ोटो दिखाई, श्रीलंकन की। मैंने कहा मैं इसे जानता हूँ, मेरा दोस्त था। तो क्या तेरे को पैकेम ऑपरेटर बनाना है, मतलब उस मशीन गनर बनाना है, पहले ये था। मैंने कहा था क्या, मतलब मेरा दोस्त है। कहता मर गया ये, अब इसकी जगह खाली, अब तेरी जरूरत है। मैंने कहा मुझे साफ बता रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मतलब ऐसी जगह भेज रहे हो मुझे। मेरा कमांडर ने मुझे दूर से देख लिया, वो आया, उसने बात संभाली वहाँ पे। उसने वहाँ थोड़ा बोला नहीं अभी हमें इसकी ज़रूरत है, ये वो मशीन गनर के लिए ठीक नहीं है, ये हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश बोल लेता है, ये भी कर लेता है। तो बाद में जब हम जाने लगे, जब हम अपनी गाड़ी में थे, अपने घर वापसी जाने लगे थे यूक्रेन वाले, मैंने अपने कमांडर को बोला थैंक्स। वो कह रहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि इनसे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, और ये क्या करते हैं, इनकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है रशियन आर्मी की तरह, कोई जवाबदेही नहीं है। तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लोग इतने मर गए, उनके लिए सिर्फ नंबर्स हैं। अगर हमारा कोई बंदा मर जाए तो हमें जवाबदेही है, इनके लिए कुछ नहीं है। तो उस दिन बड़ा खुशकिस्मत था कि मैं उनके साथ नहीं गया। ओके भाई, जो सभी का सवाल होगा आई गेस कि जो चीज़ें बताई हैं ये आपके घर वालों को पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं वॉर में? मैंने ज़्यादा बताया नहीं उन्हें, पॉडकास्ट देख लेंगे कभी स्क्रॉल करते हैं। बता कर गए थे, उन्होंने जाने दिया? नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि मैं कोई नॉर्मल सी जॉब करूंगा रशिया जाके, नॉर्मल सी जॉब। बॉम्बे किधर लगाऊंगा किधर, अगर मम्मी पापा देख रहे हैं ना उनके लिए तो देखो। मैं सच बताऊं तो मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। सोचते नहीं हो? नहीं। पुखे मतलब अरे मैंने सीख लिया, पुखे। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है देखा जाए तो। हाँ, कुछ होगा पुखे, बाहर में जाओ। हाँ, बाहर में जाओ, पुखे। और दुश्मन को एंद्रिन, विरागी। वो तो समझ के। हाँ, विरागी नाम तो थोड़ा आता है। यस, कुछ और सिखा दो मैं रशियन वर्ड्स थोड़े। चोट लगी है तो रन्यन्य, भाई को ब्रात, पानी को वादा, खाना खाने को कुशत। गिव मी वादा, दायमिनी वादा, पजालस्कर प्लीज मुझे पानी दीजिए। नहीं, मुझे देना नहीं, मैं बता रहा था। ठीक है, ऐसी चीज़ है ना। ये काफ़ी अडेप्ट जल्दी कर लिया आपने। ज़रूरी था, अगर मैं नहीं करता तो प्रॉब्लम थी। आपने अपना बेस्ट किया ना वहाँ पे कि यार मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग और सब चीज़ें करनी है। हाँ, और एक्चुअली क्या था कि मैंने अपने कमांडर से बात करी थी पहले, उन्होंने ऑफर ही दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तू रशियन सीखेगा ना जल्दी तो तू 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लियो। 5 साल कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तेरे को ऑफिसर बना देंगे, और रशियन पासपोर्ट तेरे पास वैसे भी हो गई।
तो मेरा बड़ा मन था यार कि यार फॉरेन की आर्मीज में हाँ, सिख सोल्जर्स हैं, यूएस आर्मी में, ऑस्ट्रेलियन आर्मी, कैनेडियन आर्मी, यार रशियन आर्मी में कोई पंजाबी बंदा क्यों नहीं है? कितना अच्छा लगेगा रशियन आर्मी के सारे ऑफिसर्स के बीच में एक बंदा होगा जो पंजाबी होगा। तो थोड़ा ऐसा मतलब माइंड में आती थी ये चीजें, बट ऐसा हुआ नहीं। अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, भगवान की मर्जी जो थी वैसा ही हुआ, बट मेरी अंदर आत्मा कहती है अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, बस और यही बात है। फिर भी मतलब किसी कंट्री में पहले गए थे इससे पहले? नहीं, मैं पहले किसी कंट्री में नहीं गया था। रशिया में गए थे? नहीं, पहले भी किसी फर्स्ट टाइम गए और सीधा वॉर लड़ने गए? जी हाँ, मैं एज अ टूरिस्ट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे को ये बताओ कि ऐसा क्या आया आपके दिमाग में कि मुझे वॉर लड़ने जाना है किसी और कंट्री में? What inspired you? There has to be some inspiration or something, ना? बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि पैसे के लिए लोग जाते हैं, लेकिन मैं बहुत अपने जैसा कई लोगों से ही मिला। पैसे कितने मिलते हैं बाजी? सॉरी। 2.5 लाख रुपए मिलते हैं करीब 2,40,000, कभी कभी 2.5 लाख, कभी 2,70,000 इंडियन के हिसाब से? इंडियन के हिसाब से भी हो जाता है, बोनसेस मिला के ऊपर नीचे हो जाता ओके। है। बोनस कैसे भी? हाँ, 2 विरागी मारे और हाँ 2 विरागी का आपको वो दिलवाएगा। आपने कोई महंगा ड्रोन उड़ा दिया, बाबा याग है। अच्छा, भैया यस, इनके भी इंसेंटिव होते हैं, कॉर्पोरेट यहाँ पे भी चलता है बिल्कुल कि 5 ड्रोन उड़ाए हैं दुश्मन के। वॉर इस टाइम पे तो अगर हम बात करें बहुत ज्यादा कॉपरेटिव हो चुकी है उधर। बिल्कुल, मतलब उस चीज वॉर का भी इन्होंने कैपिटलाइजेशन कर दिया है। मतलब मैं रशिया के खिलाफ नहीं हूँ, जी, जस्ट आप एक्सपीरियंस बता रहे हो। बट थोड़ा सा अजीब सा लगता है पैम्पलेट्स देख के आजकल, कॉन्ट्रैक्ट करो इतने पैसे मिलेंगे, घर वालों को ये मिलेगा, मतलब ऐसा लग रहा है वो बंदा वॉर में नहीं जा रहा, अपनी जान का सौदा कर रहा है। बट जो सौदा कर रहे हैं ना वो वॉर के लिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर ना सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि मैं इस ईस्ट से हूँ, दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। ये पश्चिमी देश मेरे पूर्व के हिस्से पे अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं उसको इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कई लोग सपोर्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते, आई डोंट केयर। वेस्ट में, अब इंडिया में भी LGBTQ को सपोर्ट मिल रहा है बहुत ज्यादा, बट रशिया में इसको सपोर्ट नहीं है। वहाँ 2 ही जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल। ओके, अगर कोई ऐसा कहे कि मैं 3rd जेंडर हूँ तो उसके लिए फ्री कंसल्टेशन है साइकोलॉजिस्ट से, और हर एक इंसान को रशिया में अगर वो मेन है, हर एक मेल के लिए 2 साल मिलिट्री में देना कंपलसरी है। 2 साल मिलिट्री में जाने के बाद सारे मेन हो जाते हैं, LGBTQ वाला तो कोई चांस रहता ही नहीं वहाँ पे। तो रशिया में ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और वेस्ट में इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है कि ये तो नॉर्मल है, बट ये बहुत प्रॉब्लम पैदा करेगा आगे चल के। मैं ना सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, बट ये एक देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक देश के लिए, रशिया के लिए एक बहुत बड़ी पावर है। अब जैसे यूएस को, अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, यूएस के पास वेपन्स बहुत अच्छे हैं, बट आर्मी में सोल्जर्स नहीं है ज्यादा, क्योंकि LGBTQ वगैरह इस चीज में लोग इतना ज्यादा मशरूफ हो गए, उनको आर्मी अच्छी नहीं लग रही, उनको लगता है कि ये गलत है आर्मी में अपनी लाइफ देना वगैरह वगैरह। बट इन फ्यूचर वो शायद अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में इतने अच्छे ना हो, बट रशियंस ने बहुत कुछ सीखा है। आज वॉर उनके लिए खराब है, लोग मर रहे हैं, लेकिन यही वॉर उनको स्ट्रांग बनाएगी। जैसे इंडिया का जो हिस्सा है पंजाब, वो हर बार वॉर से इफेक्ट रहा, अफगानिस्तान, ईरान, फॉरेन इन्वेडर्स आते थे, तो और जो इंडियन किंग्स थे, राजपूत वगैरह, मराठा, वो भी पंजाब का जो लैंड है यूज करा करते थे। जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह, पानीपत की लड़ाई वगैरह हुई, तब तो वो पंजाब का हिस्सा था। तो ये जो बीच के लोग थे, पंजाब के जो लोग थे, ये पिस रहे थे। तो हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है ना, तो उन लोगों में क्या हुआ, जब उनके ऊपर ज्यादा अटैक्स होने लगे तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू करी, उसी चीज से वो स्ट्रांग हुए। अब प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है रशियंस पे भी, वॉर की आ रही है। इससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन और स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो वॉर में पले बड़े हैं। बट यूएस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो कंफर्ट जोन में बढ़ रहे हैं, फिर वो नए नए ख्याल आ रहे हैं LGBTQ वगैरह, तो इन फ्यूचर ये बहुत फायदा करेगी। अब इंडिया में भी ऐसा होने लगा है, एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी है। बट मुझे रशियन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है।
मैं सही है गलत भी हो सकता हूँ, ये जी, मेरा जी, अपना जी। व्यू है। अच्छा, वहाँ पे रूल है कि 2 साल आर्मी में लगाने हैं? हर किसी को, हर किसी को? फीमेल्स के लिए कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, बट मेल के लिए कंपलसरी है। वॉर में ना जाए, ट्रेनिंग करनी जी है, हाँ। चीजें करनी है। ये आपको सीखना होगा कि मिलिट्री कैसे काम करती है, कल को कंट्री पे अटैक हो तो कम से कम सभी लोग अटैक करने लायक हो। ठीक है भाजी, मेरे सवाल पूरे हो गए और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दी। बहुत अलग पॉडकास्ट था ये, बहुत यूनिक था। और जो जहाँ से देख रहा है यार, एक बार बताना, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि ये पॉडकास्ट कहाँ तक पहुँचा। कोई इंडियन आर्मी से या कोई भी आर्मी से देख रहा है, वो भी ज़रूर मेंशन करना कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। और पाजी कुछ भी आप कहना चाहो लास्ट में पॉडकास्ट में, कुछ भी? पूरी वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी है कि वॉर्स हो रही हैं, शायद आगे भी हो जी। बट एक्सपेक्ट करते हैं आने वाली जनरेशन इतनी समझदार हो कि कभी वॉर ना होने दे। क्योंकि मैंने देखा है वॉर में जवान लोग मर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि 2 बूढ़े लोग एक बात पे सहमत नहीं हो पा रहे। तो जब जवान बच्चे मरते हैं तो बहुत बुरा लगता है जी। मैंने बहुत सी ऐसे, मतलब मैं किसी का भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर्सनली बताऊँ तो किसी की भी डेथ होगी, और जब मुझे दिखता है कि छोटे बच्चे मर रहे हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा हटता भी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनको शायद अकल भी नहीं थी कि ये हो क्या रहा है, पता ही नहीं उनको। जान चलेगी, भले वो किसी भी वजह से होती हो, यूक्रेनियंस की वजह से, रशियन की वजह से। जब रॉकेट्स गिरते हैं, बॉम्ब्स गिरते हैं, आर्टिलरी गिरती है, तो एड्रेस पूछ के नहीं गिरती है। सही बात है। जो लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि ये वॉर हो, वो लोग भी मारे जाते हैं। और ये बात मैं बोल रहा हूँ तो इमेजेस याद आ रही होगी। जो अपनी मर्जी से वॉर में गए हैं उनका तो चलो समझ आता है कि चलो वो मारे गए, उनको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे जो ये बच्चे मर रहे हैं, गजा में भी मर रहे हैं, इजराइल और जो फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है जी, सही गलत मैं उसमें भी नहीं कह सकता। पूरी दुनिया जानती है कि गलत कौन है, लेकिन उस कंट्री से हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, जो लोग उस कंट्री को सही कहते भी है ना, उनको अंदर से पता है कि ये गलत है। उनको पता है कि कौन सा जो धड़ा है वो सही है, कौन सा गलत है, बस बोलने की हिम्मत नहीं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सही किया भाई। ठीक है जिम्मी जी, आज आपने हमें बहुत सारी नॉलेज दी, मतलब बहुत आई ओपनर था ये। ठीक है, वॉर के इनसाइड से चीज़ें देखना और सिर्फ न्यूज़ पे पढ़ने में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। अमन के बहुत सारे फन वाले, उनके जो एनर्जेटिक क्वेश्चन है वेपन्स को लेके, उनकी क्यूरियोसिटी अच्छे से सॉल्व हुई। सो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। और आपने यूथ को बहुत अच्छे मैसेज दिए, सबसे बड़ी बात। आपके कुछ छोटी छोटी चीज़ों में जो इतने डीप मैसेजेस थे ना, ये वॉर्स सिर्फ गेम तक ही अच्छी लगती है। मतलब ये कॉल ऑफ ड्यूटी, वहाँ पे हम वॉर में भी एक दूसरे से मजाक में कहते थे, दवाई जिमी लेट्स प्ले रश इन कॉल ऑफ ड्यूटी, बट एक्चुअल में ये कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत बेकार है। यहाँ साथी दोस्त मरते हैं, वो वापसी नहीं, रिवाइव नहीं है, नो रिवाइव, और हो सकता है कि हम उसकी बॉडी को भी ना ला पाए, उसको हम कुछ ना कर पाए, और वो बहुत याद आता है। और ये गन कल्चर बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ना, गलत है जी। बट एज अ कंट्री प्रोटेक्ट करना है ना, हर कंट्री को प्रोटेक्शन चाहिए जी। तो उस वजह से ये है चीजें। बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, बट हम उस जिम्मेदारी के लायक है नहीं। क्या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन इतनी समझदार है कि उनके हाथों में बंदूक दी जाए? नहीं है वो। ठीक है भाई, फॉर योर टाइम निकाला, और ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अब अवेलेबल रहेगी, जहाँ जहाँ लोग हैं इसको सुन पाएंगे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इंटरनेट का सही इस्तेमाल हो रहा है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम भाजी। और यहाँ तक सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिसने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, बहुत अच्छे लिसनर्स हो, यही कहना था आपने। हाँ, तो बस और पॉडकास्ट आएंगे ऐसे ही, और पाजी से शायद दोबारा भी मुलाकात हो। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो पबजी खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, उनको बताओ दिस इज रियल पबजी। यहाँ पे रिवाइव नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्थ किट नहीं पड़ी होती जो उठानी होती है, और ऐसे नहीं होता दुश्मन के पास वेपन पड़े हैं वो उठाने जैसे पबजी में होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता। और चलिए यहाँ तक रखते हैं पॉडकास्ट, हम दोनों मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।